यस पीपल, सीएमए फाइनल वालों, दोस्तों आप लोगों का सबसे ज्यादा रिवीजन का डिमांड आया था कि सतीश सर एक बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला चैप्टर प्लीज करवा देना, बिकॉज एग्जाम में इसका वेटेज 15 से 20 मार्क तक का भी दिया है, भले इंस्टीट्यूट ने इसको बोला 10 मार्क का है। तो हियर वी आर विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ध्यान देना, एकदम आराम से बहुत अच्छे से करा के चल जाऊंगा। आया है तो करा के जाएगा तुम्हारा भाई। लेकिन इस चैप्टर में क्या होता है ना, हम लोग पढ़ कितना भी ले लेकिन लिखना क्या है ये याद नहीं रहता। तो इस वीडियो का टारगेट ये होगा कि मैं आपको सब कुछ लर्न करा दूं कम से कम समय के अंदर। शुरू करते हैं गाइस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझने के पहले थोड़ी सी कुछ बेसिक बातें जो मैं रेगुलर क्लास में बच्चों के साथ में डिस्कस करता हूँ वो आप लोगों के साथ में कर लूंगा, सो दैट आपका एक रिदम बन जाए किसके साथ में, इस पूरे के पूरे चैप्टर के साथ में। ठीक है, मैं आपको कुछ कहानियां बताता हूँ। सबसे पहले लाइक सत्यम स्कैम हुआ था। बेटा सत्यम स्कैम में क्या हुआ, नाम है सत्यम मतलब ट्रूथ, लेकिन इसकी बैलेंस शीट में लिखा है झूठ। क्यों? इन्होंने 7,136 करोड़ के फेक एसेट दिखाए थे, एम्प्लॉयज दिखाए थे, उनके अननेसेसरी सैलरीज दिखाए थे, इनका जितना टर्नओवर नहीं था उतना टर्नओवर बताया था। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम था कि जो ऑडिटर था उसका इंडिपेंडेंस मिसिंग था। बोर्ड का जो लेवल है ना वो विजिलेंस मतलब प्रॉपर बोर्ड का प्रॉपर बोर्ड नहीं था। और कंपनी में इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है जहां पर आप बता रहे हो कि हमारे 6,000 प्लस एम्प्लॉय है, जबकि तुम्हारे कंपनी में काम करने वाले 200 एम्प्लॉय 2,000 एम्प्लॉय भी नहीं है। तो डोंट यू थिंक ये तो सीधा सीधा सरासर झूठ है, सब हर किसी को पता था। लेकिन ये बात फिर भी बोर्ड के बाहर नहीं आती, मतलब कंपनी लोगों के सामने नहीं आती, मतलब विसल ब्लोअर कोई नहीं कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जहां पर इन्वेस्टर का ट्रस्ट जो होता है वो टूट जाता है, आईटी कंपनी के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। रामलिंगम राजू ने किया हुआ ये कांड था। और बच्चों इसी के बाद में कंपनी एक्ट 2013 के अंदर एक कंसेप्ट आता है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर, मतलब जो ऑडिटर आपके कंपनी में अपॉइंट हुआ है वो ज्यादा में ज्यादा कितने साल तक काम कर सकता है इन केस ऑफ, आप क्या बोल सकते हो, रोटेशन मतलब लिस्टेड कंपनी, आप लोगों ने पढ़ाई होगा यार, है ना, कि पब्लिक कंपनी जिसकी जो वो पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़ से ज्यादा, या प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है उससे ज्यादा है, या आपकी बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो आपका ऑडिटर आपके पास सालों साल काम नहीं कर सकता है। इंडिविजुअल ऑडिटर मैक्सिमम 5 ईयर, और सर एक फर्म मैक्सिमम 10 ईयर के लिए काम कर सकती है। डोंट यू थिंक गाइस कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट में गलत हुआ है? इसके बाद में आया गाइस एकदम ईरान मतलब यूएसए वाला ये स्कैम था। इसके अंदर भी क्या हुआ था गाइस, आपने अपने जो डेप्थ है ना, मतलब जो बोरोइंग वगैरह की लाइबिलिटी, इसको आपने हाइड किया हुआ था। समझ में आ रहा है? मतलब ऑस्कर अवार्ड अगर अवार्ड होता ना, तो ये वाले सबसे पहले लेके जाते कि हम लोग ने खतरनाक काम किया। एंडरसन और ब्रदर वालों का इनका स्कैम था ये, बहुत खतरनाक। और बेटा इसके बाद में किंगफिशर एयरलाइन, अगर किंगफिशर एयरलाइन आपको पता होगा विजय माल्या का, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया था, मतलब एलएयू का ये स्कैम था। एलएयू मतलब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, कि तुम इंडिया के बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहे हो एज ए सिक्योर, तो लेटर ऑफ क्रेडिट आप लेते हो किससे, बैंक से, और बैंक गारंटी देती कि अगर कल जाके विजय माल्या ने पैसा नहीं दिया तो हम लोग पेमेंट क्या कर देंगे। लेकिन बेटा विजय माल्या ने एज अ सिक्योरिटी तो कुछ रखा ही नहीं था। मतलब सर जब इतना बड़ा तुम लोन ले रहे हो तो पर्सनल गारंटर बोला था, लिमिटेड लाइबिलिटी का फायदा ले रहा था, अपना किंगफिशर का लोगो गिरवी रखा था। किंगफिशर का लोगो जब सेल किया था, हाईएस्ट बोली जो उसकी लगी थी दैट वाज 10 करोड़ रुपीज। अरे 7,000 करोड़ का तुम्हारा लोन कहाँ पे जा रहा है विद इंटरेस्ट, एंड यू आर गिविंग अ सिक्योरिटी ऑफ 10 करोड़ का। वो भी ऑक्शन सेल में हाईएस्ट बिड लगा था, नेक्स्ट फिर वो कैंसिल हुआ बिड, नेक्स्ट ऑक्शन में तो कोई भी नहीं आया था। ठीक है सर, इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक, आपने मेहुल चोकसी और नीरव मोदी का स्कैम सुना होगा, है ना, तो इन लोगों ने भी ऐसे ही बैंकिंग सिस्टम में क्या किया, बहुत बड़ा फ्रॉड किया। सर आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, जैसे मैं खुद चंद्रा कोचर जी से मिला वाला हूँ, ठीक है, एट इन द ईयर 2018, जब वो क्या थे, वो सीईओ थे किसके, आईसीआईसीआई बैंक के। अब इन्होंने प्रॉब्लम क्या हुआ कि इन्होंने लोन दिया सामने एक कंपनी को कॉल वीडियोकॉन, और वीडियोकॉन आगे जाके निवेश कर रही किस कंपनी के अंदर, जो चंद्रा कोचर जी के हस्बैंड है ना, आई थिंक दीपक कोचर, उनके कंपनी के अंदर निवेश कर रही है। डोंट यू थिंक आप डायरेक्ट पैसा नहीं देके इनडायरेक्टली पैसा, मतलब आपने ऐसे कर दिया ना कि हम आपको लोन देंगे प्रोवाइडेड आप मेरे हस्बैंड के कंपनी में निवेश करो, मतलब इनडायरेक्टली पैसा आप उधर फ्लो करो। डोंट यू थिंक गाइस ये कहीं ना कहीं आपका इंडिपेंडेंस मार्क आ रहा है, यस और नो? अगर आप देखो तो सब दूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया है। कहीं पे आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ऑडिटर इंडिपेंडेंस मिसिंग है, कहाँ पर आपका बोर्ड का कंपोजिशन वीक है, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जा रहा है, कहीं पे आप लोग क्या बोलो बोर्ड इग्नोर कर रहा है कुछ चीज़ों को, है ना, ये सारी चीज़ें जो होती है प्रॉब्लम आती है। और इन सारी प्रॉब्लम को हमने क्या किया, यस बैंक, अब यस बैंक का मैं बोलूँ सिलेक्टेड सेक्टर को तुमने पैसा दिया भर भर के, जबकि वो सेक्टर बहुत ज़्यादा रिस्की है। आपने सामने वाले बायर का इंसॉल्वेंसी स्टेटस तो देखा ही नहीं, क्या वो कैपेबल है पैसा देने के लिए या नहीं है, और आप लोन देते चले गए देते चले गए देते चले गए। डोंट यू थिंक गाइस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग हो रहा है? और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से
हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपका जो इन्वेस्टर है उसका ट्रस्ट आपकी कंपनी पे से खत्म होते जा रहा है और यहीं से शुरुआत होती है, आगम होता है किसका बच्चों, कांसेप्ट कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है सर? चलो, मैं तुमको मेरे हैंड रिटन नोट्स पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आओ, आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेसिक के बारे में तो लिख कर ही आना, ठीक है? सबसे पहले क्या है, मैनेज द अफेयर्स ऑफ कंपनी। अब देखो, आप इतने सारे प्रॉब्लम हो गए ना, तो मैनेज द अफेयर ऑफ द कंपनी कैसे फेयरली, ऑनेस्टली और गुड प्रैक्टिस के साथ में, इसका बेनिफिट से स्पेसिफिक शेयर होल्डर को नहीं होना चाहिए, सारे के सारे स्टेक होल्डर को होना चाहिए। मतलब सर कैसे अचीव करेंगे हम लोग ये गोल? तो बोले आपको सिस्टमैटिक तरीके से वेल डिजाइन क्या करना पड़ेगा, रेगुलेशन और पॉलिसी बनाना पड़ेगा और लास्ट में आपको सिस्टम रखना पड़ेगा, चेक एंड बैलेंस। मतलब बेटा सुनो, ऑडिट के केस में क्या होता है, द मेकर एंड चेकर इज नॉट द सेम पर्सन। हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है, लेकिन चेक करने का काम किसका, ऑडिटर का होता है। तो वेयर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर, ऑडिटर, अदर रेगुलेटर परफॉर्म देयर रोल इफिशिएंटली, तो इस चीज का आपने क्या रखना है, प्रॉपर केयर करना है। और लास्ट में क्या बोला है कि लीगल रिक्वायरमेंट, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज जस्ट नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट, इट इज अ वे ऑफ बिजनेस लाइफ। जैसे अपने जीने की एक कला होते हैं ना, वैसे बिजनेस को चलाने की जो कला होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं। तो और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हमारे अप्रोच को चेंज किया गया है, ट्रेडिशनल से मॉडर्न अप्रोच पे लाया हम लोगों को। जैसे हम लोग पहले शेयर होल्डर के बारे में सोचते थे, स्टेक होल्डर के बारे में सोचते हैं। पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा क्या होता था, उद्देश्य होता था, आज वैल्यू मैक्सिमाइजेशन हमारा उद्देश्य है। पहले हम लोग मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करते थे, लेकिन आज ओवरऑल गवर्नेंस के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। तो व्हाट इज द हार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हार्ट क्या है, तो हमेशा याद रखना, जैसे ट्रांसपेरेंट रहना, हर फैक्ट को डिस्क्लोज करना, अकाउंटेबिलिटी, जो तुमने किया है वो गलत होगा तो एग्री करना, मेरे से हुई है गलती, इंटीग्रिटी, बेटा आप लोगों ने ऑनेस्टी मेंटेन करना, ये है हार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका एम क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, मतलब सबका स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट ध्यान में रखना है। और इथिकल और ट्रांसपेरेंट बिजनेस कंडक्ट को यू हैव टू फॉलो। डोंट यू थिंक गाइस, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस केस स्टडी इट बिकम इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट, ठीक है? तो डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कम से कम 2 डेफिनेशन तो आप लोग लर्न करके ही चल जाना। सबसे पहले डेफिनेशन क्या बोला है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस एज अ डिजायर ऑफ द शेयर होल्डर। बेटा कैसे चलाना है बिजनेस, जैसे शेयर होल्डर की, स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से। बट व्हेन यू आर क्या बिजनेस को कंडक्ट कर रहे हो उनकी इच्छा से, तो मेक श्योर किसी लॉ की माँ भेनक मत करना। मतलब ए विच आपको क्या बोला है, बट आपको बेसिक लॉ, लीगल कस्टम को ध्यान में रखना पड़ेगा। सो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एज पर द डिजायर ऑफ द शेयर होल्डर विच क्रिएट प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर एज मच एज पॉसिबल। मतलब ज्यादा में ज्यादा शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट क्रिएट करो, बट विद इन द फ्रेमवर्क लॉ, मतलब कुछ गलत काम मत कर लेना इस चक्कर में। अब ये बहुत ही पुरानी डेफिनेशन हो गई है, क्योंकि तब हमारा शेयर होल्डर का अप्रोच था। उसके बाद में सेंट्रल सीजी फॉर लिस्टेड कंपनी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर लिस्टेड कंपनी में क्या बोला है, अ सिस्टम बाय विच कंपनी डायरेक्टर और कंट्रोल, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसा रेगुलेशन जो कंपनी को डायरेक्ट करती, कंपनी को रेगुलेट करती है। इन अदर वर्ड्स, अ सिस्टम ऑफ पावर एंड अकाउंटेबिलिटी, अ सिस्टम ऑफ पावर एंड अकाउंटेबिलिटी जो डिफाइन करता है हु हैज पावर, हु हैज़ अ क्या बोल सकते हो उसके बाद में, सर्व किसने सर्व करना है। जैसे शेयर होल्डर के पास पावर है, इनको सर्व कौन कर रहा है, हमारा डायरेक्टर कर रहा है, ठीक है? एंड टू whom दे आर आंसरेबल, तो डायरेक्टर आर आंसरेबल टू शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और लास्ट वाला डेफिनेशन क्या आता है, ये बोलता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब इस बात को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेना कि जो शेयर होल्डर है वही तुम्हारी कंपनी के क्या है, ट्रू ओनर है। एंड द मैनेजमेंट आर द ट्रस्टी ऑफ द शेयर होल्डर, जो मैनेजमेंट है वो क्या है, शेयर होल्डर के ट्रस्टी है। समझ में आया? तो पर्सनल एंड कॉर्पोरेट फंड remain separated. Make sure guys, there should not be conflict of interest. Without ethics and the value, a governance is incomplete, a governance is incomplete. तो बेटा आप लोगों को आई थिंक बेसिक आइडिया आ ही चुका होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। जब हम लोग इतना सब कुछ पढ़ लेते हैं वो तो बहुत कुछ हम लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको याद करा देता हूँ, ध्यान देना। ऐसे याद कर लो, हम लोगों को सारे के सारे स्टेक होल्डर के बारे में सोचना है, सिर्फ शेयर होल्डर के बारे में नहीं। अच्छा, स्टेक होल्डर के बारे में तो सोच लिया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कैसा होना चाहिए, उनका कंपोजिशन एक वैलिड होना चाहिए। मतलब प्रॉपर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, प्रॉपर नॉन एग्जीक्यूटिव। तो एक बात की मैंने स्टेक होल्डर, दूसरी बात की मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब आप लोगों को एक प्रॉपर क्या बनानी पड़ेगी, पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, जो फेयर हो और ट्रांसपेरेंट हो। अब जो आपके पास रिसोर्सेस है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो, सो दैट आपका रिस्क जो रहेगा उसका रिडक्शन होगा और ट्रस्ट आपका शेयर होल्डर का बढ़ेगा। बच्चों मैंने तुमको इनडायरेक्टली सारी बातें बता दी, ऑब्जेक्टिव के अंदर कैसे याद रखना है आप लोगों को, आप ध्यान दो। सेटिस्फाई ऑल द स्टेक होल्डर, बैलेंसिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग देम।
स्टेक होल्डर का पॉइंट, अडॉप्ट द ट्रांसपेरेंट एंड लॉजिकल एंड सस्टेनेबल पॉलिसी। पॉलिसी कैसे, जैसे सत्यम का मैंने बताया था, स्कैम अननेसेसरी एसेट को हाइक करा के दे दिया था। आइडियल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए, रिस्क रिडक्शन तुम्हारा कम होना चाहिए, और साथ ही साथ में ट्रस्ट बढ़ना चाहिए कंपनी का एंड ऑल द स्टेक होल्डर का। सर याद कैसे रखेंगे यार, इतना याद रखो ना, शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पॉलिसी, रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, रिडक्शन ऑफ रिस्क एंड ट्रस्ट बढ़ेगा। क्या यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को लर्न हुई? जल्दी से बताओ यार, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, एक बार वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट आपके सिलेबस में आता है दैट इज फीचर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ध्यान देना, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है क्या फीचर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आप सेम पॉइंट लिखोगे। अगर कुछ नहीं याद आ रहा है, ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आप सेम पॉइंट लिखोगे। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आप सेम पॉइंट लिखोगे। या आपको प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बी पॉइंट आ गया, सेम पॉइंट लिख लेना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं एक जुगाड़ माइंडसेट कैसे चाहिए, और इसके अंदर टोटल कितने पॉइंट दिए, 7-8 पॉइंट दिए हुए हैं। ये 7 पॉइंट हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो मैंने इसका एक स्टोरी बनाया था, जो मैं स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, ठीक है। अब ध्यान देते हैं एकदम, पहले तो स्टोरी को समझ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आंसर लिखना है। मान के चलो गाइस, आप एक रूम में एंटर हो गए हो, रूम में एंटर हो गया, वो पूरा का पूरा रूम किसका है, ग्लास का है। तो ग्लास मतलब कैसे होता है, ट्रांसपेरेंट, द फर्स्ट फीचर इज ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी क्या बोलता है बेटा, कि ऐसा नहीं होना चाहिए अंदर कुछ और बाहर कुछ, जैसे हमारा सत्यम का स्कैम हुआ हो गया था कि अंदर कुछ और है और बाहर अपने बैलेंस शीट पे कुछ और ही लिखा हुआ है। डोंट यू थिंक इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द केस स्टडी इन द एडवांस, पूरा का पूरा टॉपिक कहीं ना कहीं आप लोग वेग तरीके से पढ़ रहे हो, मैं बोलूंगा विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉर्पोरेट स्कैम एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंडिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इट्स कंप्लीट नॉनसेंस। ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले मेरी लाइफ को आसान करने के लिए आपको कुछ केस स्टडी बता दी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्लास। तो जो ग्लास रूम है पूरा का पूरा कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। ऐसे ही हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कुछ जो है वो सारे फैक्ट आपने एक्सप्लेन करने चाहिए। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट जो होता है ना, उसको अवॉइड करो, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट को मत छुपाओ। दूसरा है गेस, तुमने क्या किया, अब जब क्लास उस रूम में एंटर हो रहे थे, बेटा कहीं कोई ग्लास टूट गया, तुमको लग गया, तो तुमको क्या लेना पड़ेगा, टीटी का इंजेक्शन। इसलिए हमने बोला एक सेफ्टी बेल्ट लगाना पड़ेगा, एक सेफ्टी बेल्ट लगाना पड़ेगा। मतलब सर प्रूडेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, क्या बोला मैंने, प्रूडेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। प्रूडेंट मैनेजमेंट की प्रैक्टिस क्या बोलता है कि मैनेजमेंट मस्ट यूज हिज इंटेलिजेंस, अपना जो नॉलेज है ना, उसको यूज करना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेक होल्डर एंड इट इंश्योर वाइज डिसीजन मेकिंग वाइल टेकिंग डिसीजन। समझ में आ रहा है क्या? तो बड़ा सिंपल है। तो दूसरा क्या है, प्रूडेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस होना चाहिए, किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। उसके बाद में अब जैसे ही हम लोग एंटर हो गए, याद करना वो पूरा का पूरा स्टोरी, ग्लास क्या है, ग्लास है। हम लोग अंदर एंटर हो चुके हैं, हमने सेफ्टी प्रिकॉशन ड्रेस हम लोगों ने पहन लिए। अब एक बहुत बड़ा टेबल है, उस टेबल के ऊपर हम लोग सारे बैठ रहे हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, मतलब पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है तुम्हारा, प्रूडेंट एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। तो बोलता है यहाँ पे क्या बोला है, द मैनेजमेंट मस्ट यूज इट्स इंटेलिजेंस। अच्छा अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर आपका मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, लोगों ने आपकी बातों को भी सुन के लेना चाहिए। अब सर जैसे ये हो गया, इसके बाद में क्या आया, अब सेंटर ऑफ द टेबल, जिस टेबल पे हम लोग बैठे, बीच में एक रॉकेट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, रॉकेट रखा हुआ है। बेटा रॉकेट क्या करता है, फ्लाई करता है। तो वैल्यू इनहांसमेंट, वहां से पॉइंट क्या पढ़ेंगे, वैल्यू इनहांसमेंट। वैल्यू इनहांसमेंट मतलब देखो, हम लोगों के लिए सिर्फ प्रॉफिट इज नॉट अ वैल्यू इनहांसमेंट। एक कॉर्पोरेट के लिए, एक बिजनेस के लिए उसका गुडविल, उसका नाम, उसका ग्रोथ, उसका रेपुटेशन, ये भी एक वैल्यू इनहांसमेंट होता है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे गाइस, इट मस्ट बी कंटिन्यूस ग्रो ऑफ इट्स वैल्यू। कंपनी ने अपनी वैल्यू को कंटिन्यूसली ग्रो करना चाहिए। वैल्यू में भी मॉनिटरी हो सकता है, नॉन मॉनिटरी भी हो सकता है। बेटर गवर्नेंस जो होता है वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ाता है, प्लस आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू भी बढ़ाता है। क्या आपको ये बात समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ गाइस, अब जैसे ही हम लोगों ने देखा रॉकेट है, अब सुनना, वो जो रॉकेट है ना, वो जो रॉकेट है ना, उसको छोटा सा ग्लास है, सामने एक रॉकेट रखा है, उसको छोटा सा ग्लास है। बेटा ग्लास अगेन क्या बताता है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या सर, अगर मानो मैनेजमेंट में किसी से गलत हुआ तो उसने एक्सेप्ट करना चाहिए मेरे से गलत हुआ है, तो उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अ सक्सेस एंड अकाउंटेबिलिटी गोज हैंड इन हैंड। यार तुम अकाउंटेबल रहोगे तभी तुम सक्सेसफुल हो पाओगे, और तुम अकाउंटेबल थे इसलिए तुम सक्सेसफुल हो। तुम अपने पढ़ाई के प्रति अकाउंटेबल हो तभी तुम एग्जाम में सक्सेस लेकर आओगे। समझ में आ रहा है? इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, यू आर समवेयर कंसिडरिंग योर सेल्फ, यार मेरे को पास होना है इसलिए तो देख रहे हो ना, टाइम पास तो नहीं कर रहे हो। तो कंपनी मस्ट अकाउंटेबल नॉट फॉर वन ग्रुप ऑफ पीपल बट ऑल द स्टेक होल्डर। आगे बढ़ते गए, क्या बोला है, इनोवेशन। अब ध्यान देना, जैसे क्या हुआ, छोटा सा, अब उसी के अंदर हमने क्या किया, एक लाइट ऑन हो गया। जैसे हमने वो रॉकेट को देखा, वो रॉकेट का लाइट ऑन हो गया। लाइट ऑन हो गया मतलब इनोवेशन होना चाहिए कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि सर
इनोवेशन, डूइंग अ न्यू थिंग्स या फिर एग्जिस्टिंग थिंग को नई तरीके से डेवलप करना। अगर आपने एक मूवी देखी होगी पैडमैन, तो वो पैड तो पहले से बन रहे थे, लेकिन उसने बनाने की टेक्निक को चेंज कर दिया। लाखों करोड़ों की मशीन को उसने 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया और अपने घर पे घरगुती तरीके से मशीन बनाई। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। और गवर्नेंस क्या होता है, इनकरेज करता है ऐसे किसको, इनोवेशन को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है गाइस, अब देखो क्लास हम लोग रूम में एंटर हुए, वहाँ पे क्या था, सेफ्टी बेल्ट था मतलब प्रूडेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। फिर हमने ज्वाइन किया टेबल, टेबल मतलब पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। और जैसे पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हम लोगों ने किया, इनांस द रॉकेट दिखा हमको, वैल्यू इन्हांसमेंट उसको था छोटा मिरर, अकाउंटेबिलिटी ले लो। आगे क्या बोला है आप लोगों ने, ग्रोथ इनोवेशन। अब एक व्यक्ति आएगा जो, उसको बोलेंगे भाई तेरे को चलाने का है रॉकेट, तो पायलट आएगा ना ड्रेस लेके और अपना टूल बॉक्स लेके, तो बेटा दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म, वो उसका प्रोफेशन है। एंड स्पेशलाइजेशन, उसके टूल बॉक्स अपने को यूज करते हैं नहीं आते, हमने मूवी देखी होगी धमाल। तो यहाँ पे हमने क्या बोला हुआ है कि प्रोफेशनलिज्म एंड स्पेशलाइजेशन कैसे, मीन्स नो कंप्लायंस इन द ड्यूटीज, नो सॉरी, नो कॉम्प्रोमाइज इन द ड्यूटी ऑफ द पर्सनल गेन एंड ऑफिशियल रोल। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, मत करो ऐसा सब कुछ। जैसे हुआ था चंद्रा कोचर के केस के अंदर, उसने अपना पर्सनल गेन देखा था बेटा, मतलब लोन सैंक्शन था या वो पर्सनल लव अफेयर, मतलब क्या बोलने का इनडायरेक्टली, हस्बैंड को पैसा देना, आपका उद्देश्य क्या था, समझ में आ ही नहीं रहा है। तो कॉम्पिटेंसी थ्रू नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, मतलब सर एक केस भी हुआ था, अगर इफ यू रिमेंबर दैट केस, कि एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो चेयरमैन वगैरह है, उसको गाइड कर रहा था वो व्यक्ति जो हिमालय में बैठ के साधु बन के बैठा हुआ था, और उसको पूछ के वो डिसीजन लेती थी। ऐसे ही हुआ था हर्षद मेहता के केस में, अगर तुमने स्कैम 1992 देखा होगा, जो भी करूंगा पहले गुरुजी को पूछूंगा, जो भी करूंगा पहले, बेटा इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंसी जो है, तुम अपनी नॉलेज को यूज कर रहे हो, अपने एक्सपीरियंस को यूज नहीं कर रहे हो, किसी और को यूज कर रहे हो। ऐसे ही होता है, राजा का बेटा राजा बनेगा, जरूरी थोड़ी ना यार, जितना ज्ञान मतलब मुकेश अंबानी में है, ठीक है, धीरू भाई अंबानी में था, उतना ही ज्ञान अनिल अंबानी में हो। अच्छा, जितना अनिल अंबानी में है उससे कई गुना ज्यादा मुकेश अंबानी में, ऐसे लोग क्लेम करते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है, एनीवे कम टू द पॉइंट। तो प्रोफेशनलिज्म जो होता है वो लाओ, है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट मत करो, स्पेशलाइजेशन है तुम्हारा यूज करो, एंड स्टेक होल्डर रिकॉग्नाइजेशन, हर किसी को रिकॉग्नाइज करो। और एट द एंड फिर वो उसने जैसे चलाना चालू किया रॉकेट, बेटा वी जॉइन अवर हैंड टुगेदर, वी जॉइन अवर हैंड टुगेदर मतलब स्टेक होल्डर रिकॉग्निशन। इस स्टोरी को याद कर लोगे ना, 3 क्वेश्चन के आंसर साथ में लिख कर आ जाओगे यार। देखो क्या कैसे याद करना है, ट्रांसपेरेंसी मतलब एंटर इनटू रूम, सीट बेल्ट पहना, प्रूडेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। फिर हमने क्या किया गई, हम लोगों ने ज्वाइन जॉइन द टेबल मतलब हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने क्या देखा, वहाँ पे क्या रखा हुआ है, रॉकेट है, रॉकेट मतलब वैल्यू एनहांसमेंट। फिर रॉकेट के अंदर छोटा मिरर है, मतलब सर अकाउंटेबिलिटी। फिर लाइट अप हुआ, मतलब सर क्या हुआ, इनोवेशन। उसके बाद में कोई व्यक्ति आया प्रोफेशनल जो उसको चलाएगा, और हम लोगों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ जोड़े, हम होंगे कामयाब। क्या नाइस है गैस, यू कैन इजीली रिमेंबर दिस। जल्दी बताओ मुझे, ये वाला पॉइंट समझ में आया, कैसे याद रखेंगे सर, बड़ा सिंपल है। ट्रांसपेरेंसी, मैनेजमेंट फंक्शन, वर्क पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सर इनोवेशन होना चाहिए, साथ ही साथ में प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, और स्टेक होल्डर के बारे में सोचना है। क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ तक के सारे पॉइंट आप लोगों के एकदम आराम से क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। जल्दी से बताओ यस और नो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस में आ जाएगा, मैंने एक कॉम्पैक्ट नोट्स बनाया 10-12 पेज के अंदर, पूरा का पूरा आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको उस नोट्स पे लेके चल जाता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में पढ़ लिया, उसके अलग अलग डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, और डेफिनेशन में फोकस एरिया क्या है मैंने वो बता दिया, पैग्रामेंटशिप मैंने बता दिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम लोग पढ़कर आ गए, और फीचर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अभी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। डोंट यू थिंक सारा एक पेज के अंदर कवर है। इसके नीचे गए आप लोगों के सिलेबस में एंड में आ जाता है क्या, कि यूनिट नंबर जो पहला है उसके अंदर, कि सर इथिक्स मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डिफरेंस क्या होना चाहिए। सबसे पहले एक लाइन में समझते हैं, इथिक्स मतलब क्या, जो आपके पर्सनल वैल्यू है, आपके इनर कंसाइसनेस है, आपके इनर लेवल पर, कि भाई किसी के साथ में झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब कोई लोग बोलेंगे यार झूठ बोलने से किसी का घर बचता है, तो वो झूठ झूठ नहीं होता है, वो झूठ भी एक परम सत्य हो जाता है। मैनेजमेंट मतलब क्या, इट्स ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, बेटा पास होना है, होना है, साम दाम दंड भेद कैसे, जैसे अभी 10th में तुमको पास होना था, और तुम्हारे मान के चलो एग्जाम सेंटर में कॉपी चलती थी, तो तुमने कॉपी कर ली, तुमने नकल उतार ली। तो बोलने का मतलब क्या, टारगेट घर वालों ने दिया इतना परसेंटेज है, मैंने कैसे लाया वो उनको लेना देना नहीं है। तो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द हिटिंग द टारगेट, ठीक है। और आगे आएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब नहीं सर ये कतई गलत है कि हमने चीटिंग करके पास हुए, हम लोगों ने सही ढंग से पास होना चाहिए खुद की मेहनत से। दैट इज व्हाट कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कंप्लायंस इज, ठीक है। सो एक स्ट्रक्चर जो टॉप लेवल पे चलता है, और स्टेक होल्डर के ऊपर फोकस करता है, ना कि सिर्फ शेयर होल्डर के ऊपर फोकस करता है। और जो मैनेजमेंट है वो ऑपरेशनल लेवल पे फोकस करता है। बस इनके डिफरेंसेस आपके एग्जाम में आ जाएंगे, तो आपको लिखते आने चाहिए। आ जाते हैं, सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू एंड द प्रिंसिपल फॉर्म। देखो क्या होता है, इथिक्स की बात करूँ,
तो यहाँ पे आपके वैल्यू, आपके प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ये रिलेटेड होते हैं तुम्हारे इनर सेल्फ, मतलब व्यक्ति से मतलब डिफर करते हैं, रिलेटिव कंसेप्ट है ऑफ द इंडिविजुअल रिफ्लेक्ट एट द वर्क प्लेस। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा, कोई शिद्दत से काम करेगा, कोई पटाख से अपना काम किसी और को देके करा के आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, आउटसोर्सिंग बोलते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? इट्स अ मेथड ऑफ गवर्नेंस, किस तरीके से कंपनी को चलाना है। इट शुड बी बेस्ड ऑन द इथिक्स पे बेस होना चाहिए, एंड बट द प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर आर द की, कि कैसे आपने चलाना है। उसके बाद में जो इथिक्स है वो हर जगह पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन जो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो टॉप लेवल पे अप्लाई होता है और बॉटम लेवल पे उसको फॉलो करना पड़ता है। बेटा, इथिक्स किसी को सिखाना नहीं पड़ता, ये इमर्ज होता है नेचुरली। कि मेरे अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोला, सतीश सर आप, जैसे मेरे को कोई फोर्स ही नहीं करता है, लेकिन जैसे मेरे को कुछ चीज़ों के शौक ही नहीं है, छुट्टा उट्टा नहीं, बीड़ी सिगार नहीं, दारू वारू नहीं, लेकिन एक चीज का भयंकर गंदा शौक है मेरे को, क्या? पान खाने का। ऐसा लाल मुंह बना के ना घूमने का, पान खाने का अपने को भयंकर वाला गंदा गंदा शौक है, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है, वो मेरे इथिक्स नेचुरली अराइज हुए, मैंने किसी को देखा, क्या हो गया, वॉट एवर द थिंग, ठीक है। वहीं पे अगर नीट, यहाँ पे क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, ये ऐसा नेचुरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस अंदर से बाहर नहीं निकलता। इट नीड टू स्टडी, इट नीड टू एक्सपीरियंस। जो मैंने आपको कॉर्पोरेट के स्कैम बताया, ये एक्सपीरियंस किया हमने तब जाके बनाया। एंड इट इम्प्लीमेंटेड थ्रू इट्स एस्टैब्लिश गाइडलाइन। रोटेशन ऑफ ऑडिटर आया, वुमेन डायरेक्टर कंसेप्ट आया, रेसिडेंट डायरेक्टर कंसेप्ट आया। इसके बाद में अगर आप देखो वर्चुअल मीटिंग कंसेप्ट आया। ये क्या है? ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस है जो हम लोग आज के डेट में लॉ के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड रेगुलेशन इज, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं भले ही इतने डिटेल में जा रहा हूँ, इट्स जस्ट एन रिविजन लेक्चर, है ना। आपको बता दूं, मेरा एक फास्ट ट्रैक लेक्चर शुरू होने वाला है इसी महीने के अंदर, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ मात्र 50 घंटे के अंदर पूरा का पूरा, आप सोचो रिवीजन में ऐसे हो रहा है तो फास्ट ट्रैक में तो कितना बेहतरीन होगा, क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस हो गए। तो रेगुलेशन नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स गिवन। ये अंदर से आता है ना, इतना ये रेगुलेशन मतलब इसके लॉ बनना हो जरूरी नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए लॉ बनाना पड़ता है, मैंडेटरी आईसीडीआर एलओडीआर रेगुलेशन से, ठीक है। मैनेजमेंट बेटा ऑब्जेक्टिव और टारगेट ओरिएंटेड होता है, गवर्नेंस ऑफ इथिकल वैल्यू आ जाता है यहाँ पे। मैनेजमेंट हर लेवल पे, टॉप मिडल और बॉटम लेवल पे आता है, लेकिन ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस टॉप लेवल पे आता है। इट इमर्ज विद द सिचुएशन, सिचुएशन देख के मैनेजमेंट करना पड़ता है, लेकिन ये स्टडी एक्सपीरियंस वही अभी पढ़ कर आए। और इसके लिए मैनेजमेंट का कोई सेंट्रल रेगुलेशन नॉट सेंट्रल, लेकिन इसके लिए रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। द रिजल्ट आर मोर इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ मैनेजमेंट रादर देन तुम सही तरीके से कर रहे हो गलत तरीके से, बट मेथोडोलॉजी एंड द प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी वेल। जल्दी बताओ, क्या आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए? अब मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा व्हाट आर द इमर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया तो आया कैसे? सर अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आ रहा है दैट इज इमर्ज एंड द इवोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ध्यान देना, रीजन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों सामने आया, मैं आपको पूरा स्टोरी के मार्फत से इसको याद करा दूंगा, क्योंकि एग्जाम में आता है तो इंपॉर्टेंट तो है। कैसे? देखो अभी सबसे पहले समझो, कंटिन्यूअसली क्या हो रहेगा, इस कॉर्पोरेट फेलियर हो रहे हैं, इसकी वजह से शेयर होल्डर का जो ट्रस्ट है वो टूट रहा है। हम लोगों ने काफी सारे एग्जांपल देख लिए, एरॉन देख लिया, ग्लोबल क्रॉसिंग, वर्ल्ड.com देख लिया, एमएस शूज देख लिया, हर्षद मेहता का हमने स्कैम देख लिया, सत्यम का स्कैम देख लिया। कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट फेलियर की वजह से आपके इन्वेस्टर का ट्रस्ट कंपनी से टूटा। फिर अब जो छोटे छोटे इन्वेस्टर है ना, ये भी क्या बोलते हैं, यार हम उसी कंपनी में निवेश करेंगे जहां पर अच्छा गवर्नेंस प्रैक्टिस है, जहां पर सब ट्रांसपेरेंटली है, अकाउंटेबिलिटी है, फेयरनेस है, इंटीग्रिटी है, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक एश्योरेंस है, रिस्क कंट्रोल मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो जिस कंपनी का ईएसजी बोलते हैं एक्चुअली में, एनवायरमेंट, गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी, तीनों को चेक चेक कर कर निवेश करते हैं आज के डेट में इन्वेस्टर। आगे क्या बोला गाइस? तो राइज ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनका डिमांड बढ़ा। रिटेल इन्वेस्टर भी बोलते हैं कि यार हम लोग भी ऐसे कंपनी में निवेश नहीं, बड़े छोड़ो छोटे इन्वेस्टर भी निवेश नहीं कर रहे, ठीक है। पब्लिक डोमेन में अब आपको ज्यादा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अच्छा, ये लोग खुद होके खुद के बारे में बताएंगे क्या? नहीं। तो लॉ के रिक्वायरमेंट बन गए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या करके लेके आ गए, बहुत सारे गवर्नेंस प्रैक्टिस लेकर आ गए कि आपने कोई बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिया, आपको स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना पड़ेगा, आपको शेयर होल्डर को भी बताना पड़ेगा, कितने देर में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ये सारी बातें। वैल्यू जस्टिफिकेशन, अच्छा सुनना, फिर अब कंपनी को समझ में आया कि हमको वैल्यू देना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग मार्केट में टिकने वाले नहीं है। और वैल्यू देना मतलब सिर्फ अच्छा करना नहीं होता है, कुछ गलत नहीं करना, मतलब नॉन कंप्लायंसेस को अवॉइड करना। इसके अलावा अगर तुम शेयर होल्डर को इग्नोर करोगे तो मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा और तुम लोगों को कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। मतलब सर, फेल्योर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सुनो, क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया, क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया, इसको एक स्टोरी के हिसाब से समझ लेना। सबसे पहले सर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेल हुआ है बड़ी बहुत सारी कंपनी में, तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर का, स्टेक होल्डर का ट्रस्ट टूटा हुआ है। स्टेक होल्डर का ट्रस्ट टूटा इसलिए जो इन्वेस्टर है, बड़े बड़े इन्वेस्टर और छोटे छोटे इन्वेस्टर, दोनों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और हमें क्लैरिटी दो, हमने तुम्हारी कंपनी में क्यों निवेश करना चाहिए, ठीक है।
अच्छा ये लोग दे रहे नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप इन कर लिया गवर्नमेंट और स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया। अब सेंटर जैसे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए, इसके बाद में कंपनी को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हम आपका पैसा ले रहे हैं, तो उसको सच्ची में जैसे शार्क टैंक इंडिया में देखा होगा, तो पहले जस्टिफाई करना पड़ता है तुम्हारा वैल्यूएशन, तब जाके सामने वाला तुम्हारे कंपनी में निवेश करेगा। अब आपको सिर्फ जस्टिफाई नहीं करना है, आपको रिस्क को भी कंट्रोल करना है, रिस्क को कंट्रोल करना है, और अगर आप गलती से स्टेक होल्डर को क्या करोगे, इग्नोर करोगे, तो इस कॉट वोलेटिलिटी। गाइस कैसे याद रखोगे, याद करना ना, पूरा स्टोरी यार मैंने बता दिया। कॉर्पोरेट फेल हुआ तो ट्रस्ट टूटा, ट्रस्ट टूटा तो बड़े रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का डिमांड टुवर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बढ़ चुका है। अब इसके लिए आप लोगों के लिए गवर्नमेंट आ गया और इन्होंने काफी सारे लॉ बनाए कि आपको पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। अब इन्होंने जो आपने डिस्क्लोजर दिए पब्लिक डोमेन के अंदर, डोंट यू थिंक गाइस आपको जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा जो आपका पैसा आ रहा है हम लोग कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो, और साथ ही साथ में आगे क्या बोल दिया कि सर जस्टिफाई तो हम लोग कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है यहाँ पर कि रिस्क कंट्रोल करना, और अगर गलती से तुम स्टेक होल्डर को इग्नोर करोगे, वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट अफेक्ट योर बिजनेस। डोंट यू थिंक गाइस, डोंट यू थिंक कि यार हम लोगों ने बहुत इजी, अगर आप देखो तो मैं एक स्टोरी टेलिंग के मार्फत आपको पूरे के पूरे पॉइंट समझा रहा हूँ। आगे बढ़ते गाइस, द लास्ट पार्ट जो इसके अंदर आता है क्या, बेनिफिट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बेटा आप कैसे बेनिफिट को कैसे काउंट करना, देखो आप आपके फंड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना शुरू कर दोगे। एक अच्छा गवर्नेंस प्रैक्टिस वाला कंपनी कैसे रहेगा, इसके वजह से उनके रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा। जैसे आपके रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा, डोंट यू थिंक आपकी कंपनी की क्या बढ़ जाएगी सर, रेपुटेशन बढ़ जाएगी। रेपुटेशन बढ़ने की वजह से सर कहीं ना कहीं मार्केट में हमारी कंपनी की गुडविल बढ़ेगी, और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हमारे कंपनी के ऊपर बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो इसका ही मतलब हम लोगों का कंपनी का क्या होगा, ग्रोथ होगा। और बेटा ग्रोथ कैसे होगा, शॉर्ट टर्म होगा या स्टेडी होगा, लॉन्ग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होगा, तो बेटा स्टेडी ग्रोथ होगा, स्टेडी ग्रोथ होगा। जैसे ग्रोथ होना चालू हुआ, ग्रोथ मतलब क्या, आपके कॉम्पिटिटर से आप बेटर परफॉर्म कर रहे हो, मतलब आपको मिल जाएगा कॉम्पिटेटिव एज। क्या मिल जाएगा गाइस, कॉम्पिटेटिव एज मिलेगा। और जैसे ही आपको कॉम्पिटेटिव एज मिला, बेटा काफी सारे लोग आपके साथ में एसोसिएट होना पसंद करेंगे, मतलब सर अलायंस करना पसंद करें, अलायंस करेंगे आपके साथ में, किसके, बिजनेसेस के। देखो तो याद हो गया क्या, मतलब लॉजिकली सोचो ना यार, फंड का बेटर यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर रेपुटेशन, गुडविल, समवेयर द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर विल इंक्रीज, स्टेडी ग्रोथ आ जाएगा आपके बिजनेस के अंदर, आपको कॉम्पिटेटिव, आपके कॉम्पिटिटर से आप बेटर परफॉर्म करना चालू कर दोगे, और अलायंस बिजनेस के अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगे। देखो तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है क्या, एक बार सर, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी मैंने बताया था आप लोगों को, रेपुटेशन एंड द गुडविल बढ़ जाएगा, इफिशिएंट यूज ऑफ फंड हो रहा है, मैनेजमेंट रिसोर्स सही से यूज किए जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेडी ग्रोथ मिल रहा है आपको, स्टेक होल्डर का कॉन्फिडेंस आप में बढ़ रहा है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल रहा है, और बेटा अलायंस एंड पार्टिसिपेशन आपके केस में बढ़ रहा है। डोंट यू थिंक गाइस ये बहुत ही अच्छे से कवर हो चुका है आपका बेनिफिट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब लास्ट पार्ट क्या बोलते हैं इस टॉपिक के अंदर, बेटा ये आ गया आपका, चार थ्योरी आपके सिलेबस में दी है। एक है स्टीवर्डशिप थ्योरी, एक है एजेंसी थ्योरी, एक होता है स्टेक होल्डरशिप थ्योरी, और एक होता है ट्रस्टवर्दीशिप थ्योरी। स्टीवर्डशिप थ्योरी क्या बोलते हैं, जो डायरेक्टर है वो स्टीवर्ड है, मतलब ट्रस्टी है, किसके, कंपनी के एसेट के, मतलब कंपनी का एसेट उन्होंने कंपनी के फायदे के लिए यूज करना चाहिए, तो डायरेक्टर क्या लिखा है, डिसाइड द डायरेक्शन, ड्राइव द एम्प्लॉय टुवर्ड्स द गोल। आगे क्या बोला है, एजेंसी बेटा शेयर होल्डर, जो डायरेक्टर दे आर एजेंट ऑफ शेयर होल्डर, बिकॉज एक्चुअल फंड किसका लगा हुआ है, कंपनी के शेयर होल्डर का। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, आपको सिर्फ शेयर होल्डर के बारे में नहीं सोचना है, एक्चुअली आपको सारे के सारे स्टेक होल्डर, इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के बारे में सोचना है। और ट्रस्टीशिप, डायरेक्टर ऑफ द ट्रस्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स फंड, बेटा आपकी फंड का आपको क्या करना है, ट्रस्टी हो आप, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने, और यहाँ पर ही आपका कंप्लीट हो जाता है गाइस फर्स्ट यूनिट 3.1, 3.1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब सर इसके बाद में जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज व्हाट, 3.2। अब काफी लोग बोलते हैं 3.2 को छोड़ के चल जाओ, क्यों, क्योंकि इसमें काफी सारी कमिटी का रिपोर्ट दिया हुआ है। अगर आप देखो ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी इंटरनेशनल, तो यहाँ पे आपको अलग अलग कैडबरी कमेटी की क्या रिकमेंडेशन है, ठीक है, राहुल बजाज कमेटी, के आर चंद्रात्री कमेटी, कुमार मंगलम बिरला कमेटी, ये सारे आपको क्या दिए हुए हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल दिए। लोग बोलते छोड़ के जाओ, मैं बोलता क्यों छोड़ना है, जबकि मैं तुमको याद करा दूंगा 1 मिनट के अंदर। समझ में आ रहा है क्या, पूरा का पूरा टॉपिक मैं आपको याद करा के देने वाला हूँ, ठीक है। तो फोकस करना, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं सारे के सारे थेरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हाँ थेरी के लिए मैं कहाँ पे लेके चल जाऊंगा गाइस आप लोगों को, मेरे हैंड रिटन नोट्स के ऊपर, एकदम लॉजिकली ध्यान देना, मैं आपको समझाता हूँ सारी की सारी स्टोरी, क्या थेरीज क्या क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। अब जब हम 3.2 की शुरुआत कर रहे हैं ना, एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है 3.1 में सर क्या पढ़कर ही जाए, तो आपको फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ रहा है तो इन दैट केस आपको वो सारी पॉइंट याद आने चाहिए जो मैंने स्टोरी बनाया था आप लोगों के लिए, ठीक है।
ऑल अबाउट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ऑल अबाउट द स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन। एग्जाम का क्वेश्चन मैंने देखा था, इसके अंदर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिख देना, उसके ऑब्जेक्टिव लिखना और आपकी जो थ्योरीज मैंने बता दिया था स्टेक होल्डर रिलेशनशिप की वो लिख देना। इसके अलावा सर थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये 3 अगर एरिया आप लोग करके चल जाते हो तो आपका 3.1 पूरा डन एंड डस्टेड हो जाता है। एक बार इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और इमीडिएटली अपने लेवल पर एक बार सब कुछ को गो थ्रू करो जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर कॉम्पैक्ट नोट्स हमें मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चला रहा हूँ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस और कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 4 थ्योरीज आपके सिलेबस में दी है। सबसे पहले कैडबरी कमिटी की एक थ्योरी है, उसके बाद में राहुल बजाज कमेटी है, उसके बाद में के आर चंद्रात्रे कमेटी है और के आर मंगलम बिरला बोलकर कमेटी है। इन सारी चीजों को मैं आपको ऐसे याद करा दूंगा, ध्यान देना। सबसे पहले कैडबरी कमेटी, एड्रियन कैडबरी बोलकर जो बंदा है उनकी कमेटी थी। अच्छा, सबसे पहले समझ लो एक कमेटी क्या होती है। देखो हम लोगों को कंपनीज एक्ट 1956 था, उसके अंदर हम लोगों ने लगभग 26-27 बार अमेंडमेंट कर दिया। तो हमको लग रहा है देर आर फ्लॉ, और फ्लॉ को सॉल्यूशन क्या है, अमेंड द लॉ। लेकिन कितनी बार लॉ को अमेंड करे यार, तो फाइनली हमने डिसाइड किया लॉ को ही चेंज कर देते हैं। तो इफ देयर इज अ फ्लॉ, फ्लॉ मतलब प्रॉब्लम, एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम वी अमेंड द लॉ। मल्टीपल टाइम वी अमेंड द लॉ, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, वी चेंज द लॉ। अब जब हमने लॉ को चेंज किया उस समय में क्वेश्चन ये आता है कौन करेगा। डोंट यू थिंक नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, कोई तो ऐसी कमिटी रहे जो स्टडी करे और उसके अंदर वो अपने ओपिनियन दे कि अगर नया कंपनीज एक्ट बनने वाला है तो वो बनेगा कैसे। तो ऐसे कमिटीज बनते हैं और कमिटी अपने रिकमेंडेशन देते हैं, इनकी रिकमेंडेशन को कंसीडर करके हम लोग लॉ को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ऐसे 4 कमिटी अपने सिलेबस में दी है सीएमए के, ध्यान देना। सबसे पहले आता है कैडबरी कमिटी। क्या बोलते हैं सर, बेटा ये कैडबरी कमेटी इंडिया की नहीं है ना, और इसका डेयरी मिल्क के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। ये किसने सेटअप किया है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर सेबी होता है वैसे ही सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन बोलकर है, उन्होंने इसको सेटअप किया था। इन्होंने है ना कुछ नहीं, एक बात बोली थी ऑडिट कमेटी के बारे में। किसके बारे में, ऑडिट कमेटी। इन्होंने बोला जितनी भी लिस्टेड कंपनी है ना, आपके पास ऑडिट कमेटी होना चाहिए, इसका डिस्क्लोजर आपने एनुअल रिपोर्ट में देना है। क्या आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया। आगे क्या बोला, हु विल अटेंड द मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी। कौन, बेटा हर कंपनी का ऑडिटर अटेंड कर लेगा, ऑडिट कमिटी के जो क्या बोल सकते हैं ऑडिट मेंबर है वो अटेंड करेंगे। कंपनी का जो फाइनेंस डायरेक्टर है, सीएफओ जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं, वो नीड नॉट टू बी डायरेक्टर, जो फाइनेंस डायरेक्टर वो अटेंड करेगा, और साथ ही साथ में बाकी सारे डायरेक्टर अटेंड करना। लेकिन ये सारे जो लोग हैं ना, दे हैव राइट टू अटेंड द मीटिंग बट दे कैन नॉट वोट एट अ मीटिंग। क्या समझ में आ रहा है क्या, मैं आपको याद करा दूंगा, 1 मिनट लगेगा मेरे को। तीसरा क्या बोला, अब डिस्क्लोज द डिस्कशन विद ऑडिटर। ऑडिट कमिटी का काम है आपका, है ना, क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ में क्या डिस्कशन होना चाहिए, उसका पहले आपको स्कोप कि वो क्या ऑडिट करेगा, कैसे करेगा, रिव्यू, फिर उसने जो ऑडिट किया वो सही से किया नहीं किया, है ना, उसका एंगेजमेंट लेटर फाइनल करना है, उसका रिकमेंडेशन बोर्ड को देना है। ये पूरा प्रोसीजर ऑडिट चैप्टर में पढ़े हम लोग। रिव्यू करना, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड को सबमिट करने के पहले, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो आप, और एक्सटर्नल लोगों से एडवाइस भी ले सकते हो। क्या आपको मोटा मोटी समझ में आया, जो मैंने आपको ऑडिट कमेटी में बताया वही फंक्शन है। और लास्ट में जो चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी है वो जनरल मीटिंग को अटेंड करेगा। अब सर इसको पूरा समराइज कर लो। समराइज अगर मैं करूँ ना, तो देखो यहाँ पे आ गया, सबसे पहले लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, हु विल अटेंड द मीटिंग, ऑल द डायरेक्टर बट दे कैन अटेंड, दे कैन नॉट वोट। उसके बाद में डिस्कशन विद ऑडिटर, आपका क्या करना है, उनका अपॉइंटमेंट, उनका रिकमेंडेशन, उसके बारे में आगे उनका एंगेजमेंट लेटर, उनका रिव्यू करना है, उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग बोर्ड उन्होंने दिया ऑडिट, वो बोर्ड को सबमिट करने के पहले रिव्यू करना है। और चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी एजीएम को अटेंड करेगा, खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। सर राहुल मंगलम बजाज कमेटी, आप इतना याद रखो, इसने भी किसके बारे में बात किया, ऑडिट कमेटी के बारे में। इन्होंने बोला अगर किसी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 200 करोड़ उससे ज्यादा है या फिर टर्नओवर 100 करोड़ उससे ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। इज इट 100 करोड़, राहुल बजाज, हाँ, टर्नओवर 100 करोड़ एंड पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़। 20 करोड़ और 100 करोड़ से ज्यादा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, विद इन 2 ईयर क्या करना पड़ेगा, ऑडिट कमेटी लेकर आना पड़ेगा आपकी कंपनी के अंदर। और सर ये ऑडिट कमेटी का काम क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गाइड करना और एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ में डिस्कस करना। एक्सटर्नल ऑडिटर तुम्हारा इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल मतलब स्टैट्यूटरी भी हो सकता है। खत्म हो गया, क्या बड़ी बात है। तो इसने देखो क्या किया है यहाँ पे, लिस्टेड कंपनी आपका अगर क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर एक लिमिट के ऊपर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट कमेटी को अपॉइंट करना पड़ेगा। ऑडिट कमेटी विद इन 2 ईयर पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर लिमिट के ऊपर होगा, तो जो बोर्ड के साथ में क्या करेगा, असिस्ट करेगा उसको, है ना, फाइनेंस रिपोर्ट के ऊपर, और इंटरैक्ट करेगा किसके साथ में, क्वालिटी ऑफ अकाउंट के ऊपर, तुम्हारे इंटरनल और स्टैट्यूटरी ऑडिटर के साथ में। फालतू वाली बातें खत्म हो जाता है, आगे बढ़ते हैं। के आर चंद्रात्रे बेटा
इट इज एज गुड एज कैडबरी कमिटी। क्यों? देखो सेम बात बोला है इन्होंने, क्या बोला के आर चंद्राकर ने, द कमिटी नॉट क्या लिखा है, स्पेसिफिकली फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस बट हैज गिवन अ रिकमेंडेशन फॉर ऑडिट कमिटी। कुछ ऑडिट कमिटी के रिकमेंडेशन दिए, क्या कि कंपनी आपका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़, सर डू वी नीड टू रिमेंबर द लिमिट? नो, जहां पे बोलूंगा वो याद कर लेना। 5 करोड़ अगर आपका क्या है पेड अप शेयर कैपिटल है, तो आप स्टैब्लिश करो ऑडिट कमिटी को और डिस्क्लोज कर लो तुम्हारे एनुअल रिपोर्ट के अंदर। क्या से ये बात तो यहाँ पर भी लिखी थी, अपॉइंट करके एनुअल रिपोर्ट में लिखो। हाँ, इसके अलावा हु विल अटेंड द मीटिंग याद करना, ऑडिटर, चीफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट बोला है, वहां पे फाइनेंस डायरेक्टर बोला था, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस और अदर डायरेक्टर, लेकिन ये मीटिंग को अटेंड कर सकते, वहां पर वोट नहीं कर सकते। राइट टू अटेंड बट नॉट वोट। क्या से सेम पॉइंट है ये। हाँ, तीसरा डिस्कशन सेम एज कैडबरी कमिटी। क्या डिस्कशन सर? यही सारी बातें, ऑडिट करो, रिव्यू करो, एंगेजमेंट लेटर, रिकमेंडेशन उसके दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उन्होंने दी वो आगे बोर्ड को देने के पहले रिव्यू करो, इन्वेस्टिगेट करो एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ में, प्रोफेशनल सर्विस, डिस्कस विद द ऑडिटर सेम, इन्वेस्टिगेट एनी मैटर एंड शैल हैव एक्सेस टू फुल इंफॉर्मेशन एंड प्रोफेशनल एडवाइस भी ले सकते हो एक्सटर्नल लोगों से। चेयरमैन आप एजीएम को अटेंड करना ऑडिट कमेटी के, और लास्ट में पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर नॉन कंप्लायंस करे तो पनिशमेंट। तो क्या है गाइस, के आर चंद्राती कमेटी वैसे भी हमारी लर्न हो जाती है अगर हमने किसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया, कैडबरी कमेटी। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी जो आपके एग्जाम में आती है, एक बार के आर चंद्राती को देख लेना। लिस्टेड कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा, ऑडिट कमेटी बनाओ, हु विल अटेंड द मीटिंग, डिस्कशन विद द ऑडिटर क्या करेंगे, और बेटा चेयरमैन ने मीटिंग को अटेंड करना चाहिए, अगर नॉन कंप्लायंस है तो पनिशमेंट। ये वाला पॉइंट है एक पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस, पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस। ये हो गया आपका सर। इसके बाद में अब लास्ट वाली जो कमेटी वो कौन सी है तुम्हारी, कुमार मंगलम बिरला कमेटी। और यहाँ पर एग्जाम, अगर मतलब एग्जाम में क्वेश्चन बनाना, तो ये एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। ये करके चलना, चल जाना। क्या बोला गया, ऑडिट कमेटी क्यों बनाना है हम लोगों को? तो इन्होंने सिर्फ ऑडिट कमेटी के बारे में नहीं, बाकी कमेटी के बारे में भी बोला। ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, और डायरेक्टर के ऊपर लगाए कुछ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। इतना याद कर लो, खत्म हो गया। बेटा ऑडिट कमेटी क्यों बनाना है? टू पर्पस क्या है, इनहांस द क्रेडिबिलिटी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। जो सत्यम का कांड हुआ था वो नहीं होना चाहिए। अब इसमें कम से कम ऑडिट कमेटी में 3 डायरेक्टर चाहिए, जिसके मेजोरिटी क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट, सेम एज जो कंपनीज एक्ट में आज के डेट में फॉलो हो रहा है। और एटलीस्ट 1 डायरेक्टर जिसको क्या होना चाहिए, फाइनेंस अकाउंट का बहुत अच्छा नॉलेज है। और इन्वेस्टिगेशन पावर आ जाती है ना, इन केस ऑफ फाइनेंशियल डिफॉल्ट। किसके पास? ऑडिट कमेटी के पास। 3 बातें बताओ, क्यों, पर्पस, कंपोजिशन एंड इन्वेस्टिगेशन पावर। एनआरसी, बेटा एनआरसी क्या डिसाइड करता है, किसका कितना पैकेज होना चाहिए, प्रोफेशनल स्किल क्या रिक्वायर्ड है, उसके परफॉर्मेंस बेस्ड लिंक सामने वाले को इंसेंटिव देना है, स्टॉक ऑप्शन किसको देना है किसको नहीं देना है, ठीक है। ये सारी बातें आगे। एसआरसी, बेटा स्टेक होल्डर की गवर्नेंस, मतलब कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला बात जो आपको एग्जाम में लिखना है। जो डायरेक्टर है ना, तो डायरेक्टर अंदर के अंदर जो नॉमिनी डायरेक्टर होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करने वाला, बोले ही शुड नॉट बी अ डायरेक्टर। मतलब नॉमिनी डायरेक्टर नाम का कंसेप्ट होना ही नहीं चाहिए जब तक हमने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का डिफॉल्ट नहीं किया। मतलब अगर तुम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले रहे हो, वो बोल रहे हमारा एक डायरेक्टर तुम्हारी कंपनी में अपॉइंट करो, नहीं पॉसिबल है। हाँ, अगर हमने तुम्हारा डिफॉल्ट किया तो तुम्हें एक डायरेक्टर तुम्हारा हमारी कंपनी में बिठाओ। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड नॉट पार्ट ऑफ द बोर्ड अनलेस देयर इज अ डिफॉल्ट। आगे क्या बोला गया, अगर तुम्हारी कंपनी का जो चेयरमैन है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मतलब अंदर वाला, जैसे मुकेश अंबानी का एग्जांपल मैंने लिया था, तो बोले कम से कम आधा बोर्ड क्या होना चाहिए, 50% लोग होने चाहिए क्या तुम्हारे, इंडिपेंडेंट। लेकिन सर हमारा जो चेयरमैन है वही बाहर वाला है। चेयरमैन किस कौन है, बाहर वाला है। जैसे के आर चंद्रात्रे सर को बेटा क्या कर दिया, चेयरमैन अपॉइंट कर दिया, किसके अंदर, रिलायंस के अंदर। तो चेयरमैन ही कौन है, बाहर वाला है, जिसका कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे वाले केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 50% नहीं चाहिए, 33% भी चल जाएगा, मतलब 1/3। मतलब सीधी सी बात है, चेयरमैन अंदर वाला है तो ज्यादा लोग इंडिपेंडेंट बाहर वाले चाहिए, और चेयरमैन ही बाहर वाला है, मतलब तो बाहर वाले लोग कम रहे तो भी चलता। आगे क्या बोला है, रिस्ट्रिक्शन ऑन कमिटी मेंबर एंड चेयरमैनशिप। बोले एक डायरेक्टर मैक्सिमम 10 कमेटी का मेंबर बन सकता है, और ज्यादा में ज्यादा 5 कमेटी के अंदर चेयरमैन की पोजीशन ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। सर नेक्स्ट एनुअल रिपोर्ट में बताना है सेपरेट सेक्शन ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और लास्ट में क्या बोला गया, इन्वेस्टिगेटिंग इंटरेस्ट, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखे। तो सर इसको समअप कर दूं मैं तो, अकाउंटिंग ऑडिट कमेटी में पर्पस बताया हुआ है, कंपोजिशन बताया हुआ है, साथ ही साथ में आपका क्या बताया, इसका इन्वेस्टिगेशन पावर। तो यहाँ पर 3 बातें आ जाती हैं। पहला हमने बताया पर्पस, फिर हमने बताया कंपोजिशन, और फिर हमने बताया इन्वेस्टिगेशन पावर।
जैसे ही हमारा ये हो गया, इसके बाद में हमने क्या बताया, एनआरसी कमेटी होना चाहिए, उसकी ड्यूटीज क्या है, फंक्शन क्या है, ये बता दिया। फिर एसआरसी कमेटी होना चाहिए, बोर्ड के ऊपर क्या, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं, बोर्ड का पार्ट होना चाहिए। चेयरमैन तुम्हारा क्या है, अगर इंडिपेंडेंट मतलब एग्जीक्यूटिव रहा तो आधा बोर्ड इंडिपेंडेंट चाहिए, नहीं तो चेयरमैन अगर एक्सटर्नल रहा, नॉन एग्जीक्यूटिव रहा तो हाफ, 1/3 ऑफ द बोर्ड क्या होना चाहिए, आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और मैक्सिमम आप 10 कमेटी के मेंबर बन सकते हो, और आप 5 कमेटी के क्या बन सकते हो, आप चेयरमैन बन सकते हो। गाइज ये समझ में आया आप लोगों को, यस और नो, एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम, ठीक है, चलो। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपने वॉइस को रेज कर सकते हैं अगर कुछ गलत दिखा तो। अब सोचो यार, तुम इस कमेटी को छोड़कर जाने वाले थे, जिस कमेटी को मैंने इतने सारी चीजों के अंदर समाप्त कर दिया, डोंट यू थिंक गलती हो जाती थी अगर छोड़ के जाते थे तो, ठीक है, तो ये हो जाता था आपके साथ में। तो यहाँ पर देखो, अगर तुम थोड़ा सा, ये नोट्स में आपको शेयर कर रहा हूँ, अवेलेबल हो जाएंगे। हम लोगों ने कौन सी कमेटी की बात कर ली है, कैडबरी कमेटी भी आर डन। उसके बाद में सर राहुल बजाज कमेटी भी आर डन, के आर चंद्राती कमेटी भी आर डन, कुमार मंगलम बिरला कमेटी भी आर डन। समझ में आ रहा है, यस और नो। अब आता है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, दैट इज बेसिक जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और साथ ही साथ में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तुम यहाँ से डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को, तो मैंने क्या किया, उसको समझने के लिए एक स्टोरी लाइन क्रिएट किया हुआ है, जहां पर आप पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक इमेज के थ्रू समझ सकते हो, ठीक है। चलो हम लोग बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस क्या बोलता है, सुनना आप। सबसे पहले आपको कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा, आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ प्रिंसिपल बनाने पड़ेंगे। सर ये जो पॉलिसी बनते हैं कहाँ पे बनते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, टॉप लेवल पे बनते हैं। किस चीज पर ये बेस होते हैं, बेसिक हार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फेयरनेस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी के ऊपर। और ये जो भी आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पॉलिसी बनाओगे, किसके बारे में सोचोगे, शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर के बारे में। सर स्टेक होल्डर के बारे में सोचेंगे। और बेटा ये गवर्नेंस मस्ट बी इंप्लीमेंटेड एट ऑल लेवल, बनती टॉप लेवल पर है लेकिन इंप्लीमेंट कहां पर होगी, सारी लेवल पे। क्या बोलता मैंने, 4 बातें बताओ मेरे को। बनेगा टॉप लेवल पे, बेस्ड ऑन द हार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, स्टेक होल्डर का सोच के बनाएंगे, लेकिन फॉलो हर कोई करेगा। अब ध्यान देना, टॉप लेवल पर जो बोर्ड लेवल गवर्नेंस होता है वो कैसे होता है, बिलो द बोर्ड लेवल, 1 लेवल बिलो कैसे होता है ये बता रहा हूँ। तो बोलते हैं बोर्ड लेवल के ऊपर तो कंपनी एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं। तो आपको वो कंप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सेटिस्फेक्शन कर रहे हो। मतलब सर जैसे आपको बोला है बोर्ड रिपोर्ट बनाओ, बनाना पड़ेगा। आपको बोला है एनुअल रिपोर्ट बनाओ, बनाना पड़ेगा। आपको बोला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करो, करना पड़ेगा। आपको बोला है ऑडिट करो, करना पड़ेगा। आपको बोला वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करो, करना पड़ेगा। आपको बोले 1000 जो कंपनीज है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है, आपको इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है, आपको करना पड़ेगा। आपको बोला है 9, वैसे तो एजीएम 6 महीने में होनी चाहिए, लेकिन लिस्टेड कंपनी के एजीएम के लिए 6 महीने का टाइम नहीं है, उसके पहले वाला है, यू हैव टू फॉलो। डोंट यू थिंक गाइज, टॉप लेवल पे तो गवर्नेंस वैसे भी फॉलो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आता है बिलो द बोर्ड लेवल के लिए आपको एक्चुअली प्रिंसिपल बनाना पड़ता है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाने पड़ते हैं। तो बोला है इंटरनल मैकेनिज्म लाइक इथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, रूल, डिसिप्लिन, ये आपको डेवलप करने पड़ेंगे बिलो लेवल के लिए। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर अ सीनियर एग्जीक्यूटिव मैंडेटरी अंडर द एलओडीआर। एलओडीआर में भी कुछ देके रखे। यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच होता है, टॉप लेवल के लिए बनाया जाता है, जिसको हर कोई फॉलो करता है। मैंने एक स्टोरी बताई थी आप लोगों को यहाँ पर, इफ यू रिमेंबर, दैट गर्ल इज देयर, उसकी शादी होती है, फैक्ट्री मैनेज करते हैं, फिर हस्बैंड मर जाता है तो वो खुद फैक्ट्री को मैनेज करती है, उसका बच्चा हो जाता है उसको पैलेज, है ना। फिर बच्चा बड़ा होता है, उसकी वाइफ शादी होके होती है, और वाइफ जो होती है वो भी बिजनेस को मैनेज करती है, लेकिन इतने अच्छे से मैनेज नहीं कर सकती, क्यों। तो फिर उसकी सासू उसको क्वेश्चन पूछती है, मेरे को एक बात बता, तू कितने बजे ऑफिस में जाती, तो बोलती मैं ऑफिस में जाती हूँ 12-1 बजे। अच्छा इसके बाद में तू कितने बार लोगों से बाहर मिलती है, बोले मैं मिलती नहीं हूँ, मैं तो बोर्ड रूम में बैठ जाती हूँ, बोले ठीक है, मेरे कैबिन में बैठती हूँ, ठीक है। इसके अलावा तूने क्या बोल सकता है, कितने बजे वापस निकलती, बोले घर के लिए मैं शाम को 5-1 बजे निकलती हूँ। बोले तुझे पता है, सबसे पहले जब मैं ऑफिस मैनेज करती थी तो सासू माँ बोल रही है, मैं सुबह 7:30-8 बजे जाती थी। तो जब प्रिंसिपल पहले आया तो बुरा लगता है किनको, जो एम्प्लॉयज है, यार हमारा बॉस पहले आया, हम लेट आए। दूसरा क्या हुआ कि बोले जब मैं थी तो मैं सिर्फ कैबिन में नहीं बैठती थी, मैं लोगों के बीच में घूमती थी, उनके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करती थी, तो कहीं ना कहीं अपनापन आता है। शाम में अगर तुम तुम्हारे एम्प्लॉय के पहले ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर बाहर निकलोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे एम्प्लॉय के मन में क्या प्रॉब्लम आएगा, सब लोग भगने की करेंगे, कोई भी वहां पे टिक के काम करने की इच्छा नहीं रखेगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग इज यस और नो। तो वहां पर बोला है कि पहले टॉप लेवल में जो क्या होते हैं, इथिक्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर होते हैं। अब देखो सीधी सी बात, मैं कैसा हूँ, एक्चुअली सतीश भाई कैसा है, ये सब कुछ डिपेंड करता है मेरे पेरेंट्स कैसे, मेरे पेरेंट्स के जो गुण है
उनके जो संस्कार है वो मेरे अंदर आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसफर होते हैं, है ना। यहाँ तक समझ में आया। मैकेनिज्म लाइक विसल ब्लोअर पॉलिसी बनाओ, है ना, सॉफ्ट स्कीम, मैनुअल, इंटरनल डिसिप्लिन, इथिक्स ट्रेनिंग, ये हो गया आपका प्रिंसिपल फॉर गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस, ठीक है। अब सर टॉपिक आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। अब देखो आप इस बात को समझना, पहले स्टैंडर्ड कंडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड ड्यूटीज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऐसे 3 अलग अलग पॉइंट दिए। बच्चा इसको याद नहीं रख सकता है, तो इसको मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करता हूँ। लेकिन सबसे पहले समझो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया डायरेक्टर चैप्टर के अंदर। इसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा? सबसे पहले सर बोर्ड लेवल पे इसका सिलेक्शन होगा। नंबर 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट करेंगे। सर जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सिलेक्ट किया, हम लोग नोटिस भेजेंगे किसको? शेयर होल्डर को। किसका? जनरल मीटिंग का। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, ये क्या है? एक स्पेशल बिजनेस है। स्पेशल बिजनेस के लिए सेक्शन नंबर 102 बोलता है आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा। क्या अटैच करना पड़ेगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। और सर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे? टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, एक्सपेक्टेशन बोर्ड की क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिड्यूसरी ड्यूटीज क्या है, डायरेक्टर एंड ऑफिसर इंश्योरेंस होता है कि गलती से कुछ गलत हो गया तो इसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी, एंड कोड ऑफ बिजनेस। मतलब सबसे पहले आपके टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, ये आपको सब कुछ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा। किस टर्म पे अपॉइंट कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है बोर्ड के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ में, उसकी एक्चुअल क्या ड्यूटीज है, उसकी लाइबिलिटीज क्या है, उसका हमने इंश्योरेंस निकाला है उसका प्रोविजन क्या है, एंड कोड ऑफ बिजनेस इथिक्स जो एप्लीकेबल है। ये सब कुछ आपको बताना पड़ेगा किसके बारे में? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। और सर ये जो आप भेज रहे हो ना उनको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ये आपको अपने रजिस्टर ऑफिस पे भी अवेलेबल कराना पड़ेगा मेंबर के इंस्पेक्शन के लिए, और वेबसाइट के ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? अपलोड करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। अब मान के चलो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तुमने अपॉइंट कर लिया, यस सर। अब देखो क्या है यहाँ पे दिया है, अ स्टैंडर्ड कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। पढ़ोगे तो ऐसे समझ में नहीं आएगा तुमको। जैसे मैं बोलूंगा इथिकल स्टैंडर्ड को इंटीग्रेट करो, ऑब्जेक्टिवली डिसीजन लो, टाइम अटेंशन दो कंपनी के, नहीं समझ में आएगा। तो मैंने क्या किया, एकदम सिंपल रखा है आप लोगों के लिए। एक रेफरी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो एक रेफरी का रोल क्या है, रेफरी का रोल क्या है वो समझो पहले, है ना। बी ऑनेस्ट। रेफरी का काम क्या होता है बेटा? ऑनेस्ट रहना, इंटीग्रिटी। तो अफोल्ड इथिकल स्टैंडर्ड एंड द इंटीग्रिटी, ये हो गया आपका पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, दूसरा एक आइडियल, एक कैसा होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला क्या हो गया? अफोल्ड इंटीग्रिटी। दूसरा क्या बोला गया? बी न्यूट्रल। मतलब ऐसा नहीं कि ये टीम मेरी है तो इसके फेवर में, नहीं नहीं नहीं, बी न्यूट्रल। एक्ट ऑब्जेक्टिवली, एक्ट ऑब्जेक्टिवली, कोई अपना कोई पराया नहीं है। क्या सही है क्या गलत है, आपको ये ध्यान देना है। तीसरा क्या बोला है? वॉच द होल गेम नॉट वन टीम, द बेनिफिट ऑफ द कंपनी एज होल। मतलब पूरे कंपनी के बारे में सोचो, पूरे कंपनी के बारे में सोचो। नेक्स्ट क्या बोला है गाइस? गिव फुल अटेंशन टू मैच एंड डिवोट द टाइम। अरे तुम लोग मैच देखना बोलकर देख रहे हो क्या? पूरा टाइम दो, अटेंशन दो, क्योंकि तुम्हारे डिसीजन पे आउट और फेल होता है सामने वाला व्यक्ति। समझ में आया आप लोगों को? अब क्या बोला गाइस? पूरा टाइम देना, मतलब इंटरेस्ट ऑफ कंपनी के बारे में सोचना, डिवोट करना पड़ेगा टाइम। सिर्फ अपॉइंट हो गए और बोर्ड मीटिंग का पैसा लेने जा रहे हैं, दैट रियली डज नॉट मेक एनी सेंस। आगे बढ़ते गए, क्या बोला हुआ है? नॉट टू टेक अ ब्राइब एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो अवॉइड द एक्सटर्नल कंसिडरेशन। मतलब नॉट ओनली अवॉइड करो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर तुम्हारा हो रहा होगा एक्सटर्नल कंसिडरेशन, ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, वो होना नहीं चाहिए। सर नॉट टू मिस यूज द विसल ब्लो, तुम्हारे पास पावर है लेकिन उसका मिस यूज करना है क्या? नहीं। तो नो अब्यूज ऑफ द पोजीशन, डिसएडवांटेज, मतलब कंपनी के में से कोई ट्रांजेक्शन में खुद का फायदा निकाल रहे हो, नहीं। शेयर होल्डर कंपनी का नुकसान तुम्हारे वजह से नहीं होना चाहिए। आगे, वॉक अवे इफ द बायस एंड रिजाइन इफ द इंडिपेंडेंस इज लॉस। मतलब रिफ्रेन करो एक्टिंग इन, हर वो एक्ट जो आपको क्या करता है, आपके इंडिपेंडेंस को खत्म करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या करोगे गाइस? आप लोग इन्फॉर्म करोगे बोर्ड को व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन इंटरेस्ट। और लास्ट में क्या बोला है? असिस्ट करना है बोर्ड को ऑन द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस। डोंट यू थिंक अगर आप इस रेफरी की इमेज को याद कर लोगे तो आपको पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या समझ में आ जाएगा, कंडक्ट कैसे होना चाहिए, आइडियल, आइडियल क्या होना चाहिए? अफोर्ड इथिकल स्टैंडर्ड, मतलब दूसरा ऑब्जेक्टिव लैच करो, किसी टीम के लिए मत सोचो, इंटरेस्ट ऑफ कंपनी के लिए काम करो, किसी पर्टिकुलर टीम के बारे में मत सोचो, अपना टाइम अटेंशन देना पड़ेगा, पूरी मैच को अच्छे से देखना पड़ेगा। नॉट ओनली एक्सटर्नल कंसिडरेशन में इन्वॉल्व मत हो, अब्यूज मत करो खुद की पावर का, ऐसे कोई ट्रांजेक्शन में इंटर मत हो जहाँ पे तुम्हारा इंडिपेंडेंट लॉस हो रहा है। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट, आप बोर्ड को इन्फॉर्म करो, और लास्ट में बोर्ड को गाइड करो गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस के लिए। ये क्या हो गया सर? इफ यू सी, अब तुमको समझ, अफोर्ड एथिकल स्टैंडर्ड, ऑब्जेक्टिवली काम करो, टाइम अटेंशन देना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट जजमेंट रखना पड़ेगा, पर्सनल एसोसिएट, पर्सनल गेन उसको अवॉइड करना पड़ेगा, है ना। बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस के लिए बोर्ड को गाइड करना, असिस्ट करना पड़ेगा। हो गया।
अब आएगा रोल और एक आएगा ड्यूटीज। ये तो एक आइडियल सिचुएशन कोड ऑफ कंडक्ट है, किसके लिए है? आपकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। उसका एक्चुअल रोल क्या है, वो एक्चुअली करेगा क्या, है ना? रोल एंड ड्यूटीज का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल क्या है, कैसे याद रखोगे? बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। कंटिन्यू कॉल चालू है guys, किसी ना किसी का, बट ठीक है चलो आ जाते हैं हम लोग। अब रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होना चाहिए? देखो सबसे पहले पढ़ो, ब्लो द विसल फेयरली, सही से है ना, एंड सी द मैच फ्रॉम द न्यूट्रल एंगल। ये बात तो सर पढ़ कर है ना, मतलब आपका जजमेंट कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, है ना, और ऑब्जेक्टिव व्यू होना चाहिए, किसी को फेवर मत करो। आगे क्या बोला गया? वॉच द बोथ द टीम प्ले द, मतलब स्क्रूटिनाइज करो द परफॉर्मेंस। आपको देखना पड़ेगा कौन किसने कैसे परफॉर्म किया, उसके बेसिस पे आप बोलोगे, ठीक है। चेक द स्कोरबोर्ड एंड द फेयर रूल, इंटीग्रिटी फाइनेंस। तो देखो क्या लिखा है, लुक इनटू द इंटीग्रिटी, कि इनका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है, इंटरनल कंट्रोल सही है या नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम सही है या नहीं है। तो अभी तक 3 रोल हम लोगों ने क्या पढ़ लिया सर? एकदम सिंपल, मैं आपको याद करा दूंगा, डोंट वरी। इंडिपेंडेंट जजमेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव व्यू होना चाहिए आप लोगों का, आपको परफॉर्मेंस स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा डायरेक्टर वगैरह का, और आपको देखना पड़ेगा इंटीग्रिटी फाइनेंशियल सिस्टम में, इंटरनल कंट्रोल में और रिस्क मैनेजमेंट में दिख रही नहीं दिख रही है। कंसर्न अबाउट द स्टेक होल्डर रेदर देन द शेयर होल्डर, और साथ ही साथ में पर्टिकुलरली माइनॉरिटी शेयर होल्डर के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। यही वो बातें पढ़कर आए थे। और लास्ट में क्या बोला गया जिन्होंने, डिसाइड करोगे आप रेमुनरेशन किसका, जितने भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, केएमपी और सीनियर मैनेजमेंट है, इसका रेमुनरेशन आप डिसाइड करोगे। और बेटा इनका अपॉइंटमेंट और रिमूवल का भी पावर किसके हाथ में? आपके हाथ में। मतलब सर इसको याद कैसे करूं? ऐसे याद कर लो, इंडिपेंडेंट जजमेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ओवरव्यू होना चाहिए आपका, आप परफॉर्मेंस को देखोगे, अकॉर्डिंगली उनके रेम्यूनरेशन को डिसाइड करोगे, आप रिकमेंड कर सकते हो किसको कंटिन्यू करना है, किसको अपॉइंट करना है, किसको हटाना है। आप ये देख लेना, स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए, खुद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में इंटर मत हो जाना। और अगर तुमको लग रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सॉल्व नहीं हो पाता है, तो फिर मॉडरेट करो या उसको कम से कम अवॉइड करने की कोशिश करो, आर्बिट्रेट करो। खत्म हो गया। देखो कितना मैंने कनेक्ट किया है, सारे पॉइंट है। इंडिपेंडेंट जजमेंट, ऑब्जेक्टिव ओवर भी होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट देखो कनेक्टेड है, स्क्रूटिनाइज करो परफॉर्मेंस, उसके हिसाब से उसका रेम्यूनरेशन लिंक होना चाहिए। अच्छा लगे तो अपॉइंट करेंगे ऐसे लोगों को, नहीं लग रहा तो रिमूव करेंगे। इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, देखो इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, अगर इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो मॉडरेट या आर्बिट्रेट करने की कोशिश करो। एक बार आ जाते हैं हम लोग रोल को पढ़ लेते हैं। देखो इंडिपेंडेंट जजमेंट होना चाहिए, इवेल्युएट करेगा बोर्ड का वगैरह परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस। उसके बाद में क्या बोला गया, जब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करने के बाद में इनके रेम्यूनरेशन डिपॉइंट करना, इसको अपॉइंट रिमूव कर लेना, या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में इनका फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है देखना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वॉल्व मत हो जाना। और उसके बाद में माइनॉरिटी वगैरह शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करना। तो जो स्टोरी मैंने आपको बताया उसके हिसाब से आप याद रख लेना। और लास्ट में आता है ड्यूटीज, एक्चुअली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करेगा तो क्या करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं फिर से, ड्यूटीज में समझो कुछ डू है कुछ डोंट है, कुछ करना है कुछ नहीं करना है। सबसे पहले स्टडी द रूल बुक, बड़ा आप रेफरी बन रहे हो, आपको उस गेम के नियम पता होने चाहिए, मतलब सीक द इंफॉर्मेशन व्हेन रिक्वायर्ड। आप प्रोफेशनल एडवाइस भी ले सकते हो एक्सटर्नल प्रोफेशनल से, समझ में आया? आगे दूसरा क्या बोला है, कीप देमसेल्फ वेल इन्फॉर्म अबाउट द कंपनी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्या चल रहा है, क्या अमेंडमेंट है, अप टू डेट करते रहो खुद को, ठीक है। तीसरा, रिपोर्ट करना पड़ेगा कुछ अनफेयर इथिकल या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी अगर आपके ध्यान में आ गई तो। एक्ट विद इन द अथॉरिटी, अपने औकात में रह के, औकात नहीं रहे बाबा, अथॉरिटी में अपनी पावर में रह के काम करना, पावर के बाहर जाके काम मत करना। नॉट टू शेयर अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, आपने एक्चुअली पार्टिसिपेट करना है मीटिंग में, किसमें, कंपनी में, और अटेंड करना है बोर्ड मीटिंग, कमेटी मीटिंग, जनरल मीटिंग, और साथ ही साथ में अपने नॉलेज को रेगुलर बेसिस पे अपडेट रखना है। सर इसको याद कैसे करें? बेटा आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, डू एंड डोंट्स। डू में जैसे, डोंट में क्या बोला है, आपने बोर्ड के फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना है, आपने अन वो क्या है, सेंसिटिव प्राइस इंफॉर्मेशन, अनपब्लिश सेंसिटिव प्राइस इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना है, आपने नॉट टू डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। वैसे ही अपने बोर्ड मीटिंग को अटेंड करो, जनरल मीटिंग को अटेंड करो, कमिटी मीटिंग को अटेंड करो, रेगुलरली खुद को अपडेट करो, रिपोर्ट करो फ्रॉड एंड ऑल। सो डू एंड डोंट के हिसाब से अगर याद रखोगे तो ये आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई भी भारी भक्कम पॉइंट नहीं है। और लास्ट पॉइंट जो आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्टिंग। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्टिंग जिसके साथ में पूरा चैप्टर क्या हो जाता है, डन एंड डस्टेड। एक बार देख लेते हैं, सीजी रिपोर्टिंग, सीजी रेटिंग क्या बोलता है सर? कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग क्या होता है? एकदम आराम से फोकस करना।
ये क्या बोला हुआ है, अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन है अबाउट द गवर्नेंस सिस्टम कि तुम्हारी कंपनी कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। मतलब देर आर लेस चांसेस कि कंपनी के अंदर जो जो फ्रॉड मैंने स्टार्टिंग में बताए थे आपको सारे, वो होने की संभावनाएं कम हो जाएगी, ठीक है। तो इट डिफरेंशिएट कंपनी बेस्ड अपॉन द क्वालिटी ऑफ देयर गवर्नेंस प्रैक्टिस। हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं देते, क्वालिटी वाइज बता रहे कंपनी है कैसे। इंपॉर्टेंस ऑफ सीजी रेटिंग क्या होता है बेटा, ये इन्फॉर्मेशन देती है किसको, स्टेक होल्डर को, अबाउट द गवर्नेंस प्रैक्टिस। साथ ही साथ में ये एक इंडिपेंडेंट और क्रेडिबल असेसमेंट बताता है कि कितना ये गवर्नेंस प्रैक्टिस को फॉलो करता है। इसके अलावा सर इट शो द रिलेटिव स्टैंडिंग ऑफ द कंपनी वाइज डोमेस्टिक एंड द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस की तुम्हारी कंपनी अपने लोकल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ पर स्टैंड कर रही है। बेंचमार्क सेट करता है इंप्रूवमेंट के लिए और इन्वेस्टर को डिफरेंशिएट करता है बाकी सारी कंपनी के बेस पे, ठीक है। सर क्या क्या फैक्टर हम लोग देखते हैं असेसमेंट क्राइटेरिया, बोर्ड स्ट्रक्चर कैसे है, शेयर होल्डर के राइट्स क्या क्या मिल रहे हैं, कॉम्पनसेशन उनका राइट अफेक्ट हो रहा है, तो अकाउंटिंग प्रैक्टिस कैसा है, ओनरशिप और कंट्रोल कैसा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सारे लोग तो मैनेज नहीं कर रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म, डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, इन सारी फैक्टर को कंसिडर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट आता है जहां पर ये चैप्टर खत्म होता है, ईएसजी एंड द सेबी कंप्लायंसेस। देखो लिस्टेड कंपनी को है ना क्वार्टरली बेसिस पे कुछ कंप्लायंस करने पड़ेंगे, रिपोर्ट फाइल करने पड़ेंगे। एनेक्चर 1 कैसे करना पड़ता है, क्वार्टरली बेसिस। मतलब सर क्वार्टर 1 हुआ, एनेक्चर 1 फाइल करो, क्वार्टर 2 हुआ, एनेक्चर फाइल करो, क्वार्टर 3 हुआ, एनेक्चर फाइल करो, क्वार्टर 4 कि हम लोगों ने कैसे कंप्लायंस किया है। एनेक्चर 2 क्या बोलता है गाइस, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके बाद में आपको क्या पूरे साल की एक साथ में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। सर एनेक्चर 3 क्या बोलता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 मंथ के अंदर, मतलब बाय एंड ऑफ सितंबर तक आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म होता है तो सितंबर एंड तक। और ये एनेक्चर 4 बोलता है हाफ ईयरली बेसिस पे भी आपको मैंडेटरी डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों में, तो उसका आता है एनेक्चर 4। तो मतलब देखो क्या है, आपको एनुअल रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ में कंप्लायंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप कैसे बताओगे, बाय फाइलिंग दिस फॉर्म। तो यहाँ पर आपका 3.2 भी क्या हो जाता है गाइस, कंप्लीट हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर 3.2। तो 3.1 हम लोगों ने पढ़ लिया, 3.2 हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो आपका है 3.3 से लेकर 3.5, जहां पर आपका पूरा का पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मेक श्योर आप कमेंट करके बताना हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस वीडियो एंड डू यू वांट मी टू मेक सच मोर एंड मोर वीडियो, ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्स लेकर आ रहा हूँ उन सारे बच्चों के लिए जो के पास बहुत कम समय होता है, तो उनको डिटेल में अंडरस्टैंडिंग कराता हूँ क्लास में, लिखा लिखा के मैंने पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया गया 110 घंटे के अंदर। फाइनल लेवल का रेगुलर बैच में 50 घंटे में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा आपका। कौन सा, फाइनल लेवल का फास्ट ट्रैक के अंदर, जहां पर नोट्स रेडी हो जाएंगे, सारे पॉइंट आपके क्लास में लर्न हो जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो है अभी तक आए हैं, जो पोटेंशियली आ सकते हैं, वो भी मैं आपको क्लास के अंदर लर्न करा दूंगा। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट। यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ, अनदर वीडियो आई एम मेकिंग, जहां पर मैं अपलोड करूंगा सेकंड पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और पूरा का पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस खत्म कर देंगे अगले वाली वीडियो में। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज फैमिली बिजनेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ, इस टॉपिक को हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था जब हम लोगों ने रेगुलर क्लास में पढ़ा था, कौन से कंट्री में कौन से फैमिली ओन बिजनेसेस है, कहाँ पर इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, कहाँ पर इन्होंने क्या स्टैंड लिया, कौन सी फैमिली ओन बिजनेस होने के बावजूद भी प्रोफेशनली मैनेज हो रही है, और कौन सी ऐसी फैमिली है जिन्होंने पूरे बिजनेस को बर्बाद करके रखा है। ये रेगुलर क्लास में डिटेल में डिस्कस होता है। अभी मेरे डिस्कशन को मैं कट शॉर्ट करता हूँ, लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट बना के आपको बताता हूँ कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने याद क्या रखना है। सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि फैमिली बिजनेस मतलब क्या। सी, अगर हम लोग बात करें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की, डोंट यू थिंक वहां पर 54% जो होल्डिंग है वो कंपनी के मेंबर के हाथ में ही है। तो कंपनी वेयर द मेजोरिटी वोटिंग राइट इन द हैंड ऑफ द कंट्रोलिंग फैमिली, तो इसको हम लोग बोलेंगे फैमिली बिजनेस। और इनका मकसद भी क्या है, इनका पर्पस भी ये है कि अगर हम लोग कल चले भी जाए तो हमारा जो बिजनेस है वो हमारे डिसेंडेंट को मिल जाए। इट इंक्लूड अ फाउंडर हु इंटेंड टू ट्रांसफर हिज बिजनेस टू देयर डिसेंडेंट। फैमिली बिजनेस समझ में आया। इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट एंड डोमिनेटिंग फॉर्म ऑफ बिजनेस है, नॉट ओनली इन इंडिया बट रेस्ट ऑफ द कंट्री। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे बिजनेस ग्रुप 70% फैमिली ओन माने जाते हैं, पैन के अंदर 75%, अमेरिका के अंदर 60% फैमिली, बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप फैमिली ओन है ना। और ये कंट्रीब्यूट करते 65% ऑफ टोटल जीडीपी। समझ में आ रहा है, यस और नो। इंडिया के अंदर टाटा हो गया, बिरला हो गया, बजाज हो गया, अंबानीज हो गया। यूएसए के अंदर वॉलमार्ट हो गया, फोर्ड हो गया, मोटर्स हो गया। इसके अलावा कोरिया के अंदर सैमसंग, हुंडई और एलजी, ये वो आपको नाम नाम है जो बहुत इजीली आपने काफी बार सुने हुए हैं। तो ये एग्जाम्पल कोट करके आना, कहीं ना कहीं आप एक्स्ट्रा एज लेकर आ जाओगे एग्जामिनर के हाथ में से। अब सर दो बातें हमको इस पूरे टॉपिक में पढ़नी। नंबर वन इज व्हाट,
फीचर्स ऑफ फैमिली कंट्रोल, फैमिली ओन बिजनेसेस एंड चैलेंजेस। एक्चुअली इन्होंने बोला है चैलेंजेस, बट इन्होंने दिए हैं क्या सोल्यूशन दिए हुए हैं हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या चैलेंजेस है। सबसे पहले तो ये पढ़ लेते हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। सी वेरी सिंपल, क्यों मैं बोल रहा हूँ, रीजन बिंग, डोंट यू थिंक यहाँ पर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। जैसे इन्फोसिस का एग्जांपल आप लोग ले लो। इन्फोसिस के अंदर शुरुआत करने वाले जो 5-7 दोस्त थे, उसमें से सबसे मेन थे आपके नारायण नारायण मूर्ति जी। ठीक है, और बाद में इसको ज्वाइन किया था गई सुधा मूर्ति ने। ठीक है, आज के डेट में इन लोगों ने क्या कर लिया, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। मतलब सर नारायण मूर्ति जी अपने स्टेक से उतर, मतलब एज अ मैनेजमेंट से बाहर आ चुके थे, वो सिर्फ एज अ स्टेक होल्डर बन के बैठे हुए हैं। बट जैसे ही हमें पता चला कि सर नारायण मूर्ति जी कंपनी में से चले गए, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड डिमांड बहुत कम हो गया। तो नारायण मूर्ति जी ने अब चाहते थे तो अपने बच्चे को भी वहां पे लगा सकते थे, नहीं लगाया। बोले वो कॉम्पिटेंट होगा तो वो खुद इलिजिबल हो जाएगा, लेकिन मेरे वजह से अगर कंपनी को लॉस हो रहा है, तो उन्होंने नई डेजिग्नेशन कंपनी के अंदर ले ली, जहां पर वो साल का सिर्फ 1 रुपया एज अ सैलरी उठा रहे हैं। डोंट यू थिंक गाइस, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो कंपनी के फैमिली के जो बिजनेसमैन है ना, वही कंपनी को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसके अलावा सेकंड पॉइंट आता है नेक्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल एजुकेशन। आज के डेट में फैमिली ओन बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा मेजर इशू क्या हो जाता है कि सर फैमिली वाले जो बच्चे हैं, शायद वो इतना अच्छा एजुकेशन नहीं लिए, और इसकी वजह से बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे। तो आज के डेट में जितने भी फैमिली ओन बिजनेस है, आप एग्जांपल ले लो, अनंत अंबानी, ईशा अंबानी और आकाश अंबानी। डोंट यू थिंक इनको हम लोगों ने फॉरेन में भेजा, हमने मतलब अंबानी ने फॉरेन में भेजा एजुकेशन के लिए, तो ये बाहर देश से क्या कर रहे हैं, एजुकेशन लेकर आ रहे हैं। तो ये उसका सोल्यूशन है। इनकरेज द प्रोफेशनल, मतलब सुनो, अगर एक फैमिली ओन बिजनेस है ना, हमेशा एक डर मन में रहता है कि आज इनका बिजनेस है, कल जाके इनको अपनी जरूरत नहीं तो अपने को निकाल देंगे। तो प्रोफेशनल की वैल्यू वहां पर क्या रहेगी, नहीं। तो वहां पे डर होता है प्रोफेशनल के मन में, एक इश्यू है। तो इसके लिए प्रमोटर ब्रिंगिंग द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव टू स्ट्रेंथन द गवर्नेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन कंप्लायंसेस एंड द रेपुटेशन। अगर एक फैमिली बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन गलती से कोई नॉन कंप्लायंस होगा, तो बेटा कंपनी का इमेज खत्म होने के लिए समय नहीं लगेगा। तो आज के डेट में कंप्लायंसेस के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, ये उसका सोल्यूशन है। प्रमोटर प्रायोरिटाइज कर रहे हैं लीगल कंप्लायंस, अवॉइड द रेपुटेशन एंड द फॉल इन द शेयर्स। ठीक है, इसके अलावा सर रोल एंड लीडरशिप क्लैरिटी, बहुत ज्यादा क्लियर लीडरशिप रोल क्लैरिटी इन लोगों ने रखा है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल, अ क्लियर डिवीजन ऑफ द रोल बिटवीन द चेयरमैन एमडी, बोर्ड का क्या रोल है, ये सब सीधा सीधा क्लैरिटी देके रखा हुआ है। एक्सेस द मैनेजर ओपिनियन, ऐसा नहीं कि हम लोग फैमिली वाले हैं, हमारा बिजनेस है, हम हमारे मन की चलाएगी, तुम हमारे को बोलने वाले कोई नहीं बनते, नहीं। आज के डेट में फैमिली ओन रिस्पेक्ट बिजनेस भी होगा, तो भी वो क्या करते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट के डिसीजन में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। और फैमिली इशू हैंडेड सेपरेटली, ऐसा नहीं, पर्सनल इशू बोलते हैं ना, आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग होने चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला है, फैमिली क्रिएट अ ट्रस्ट फाउंडेशन फॉर द फिलोंथ्रॉपी, कीपिंग द इमोशन सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस, कीपिंग द इमोशन सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। तो देयर आर सम प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे अगर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप मैनेजमेंट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है, एजुकेशन नहीं दिया नेक्स्ट जनरेशन को तो प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल को इनकरेज नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम है, कंप्लायंस पे फोकस नहीं कर रहे हो, रेपुटेशन हार्म होगा तो प्रॉब्लम है, क्लैरिटी नहीं होगा कौन किसका क्या काम है तो प्रॉब्लम है, मैनेजर के ओपिनियन को, प्रोफेशनल के ओपिनियंस को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है, फैमिली इशू अगर सेपरेटली हैंडल नहीं किए तो प्रॉब्लम है। लेकिन ये इमर्जिंग इशू है, और इसके इन्होंने अपने को क्या दे दिए, सोल्यूशन दिए सिलेबस के अंदर। क्या आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया, जल्दी बताओ यस और नो। और सर अब ध्यान देना, तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन फैमिली ओन बिजनेस क्या क्या है। नंबर 1, फैमिली इन की इन रोल। बेटा फैमिली क्या है, बहुत ज़्यादा रोल में है यहाँ पर। इन सीनियर मैनेजमेंट में यही है, फैमिली मेंबर होते हैं या फिर इनके रिलेटिव होते हैं। आगे फॉर्मेशन ऑफ कर्टोरी, मतलब क्या होता है बेटा, जैसे इनर सर्कल ग्रुप बन जाते हैं आप लोगों के, मतलब फैमिली डोमिनेटिंग मेंबर डिसीजन उनके हिसाब से चलता है। ये लोग अपना ग्रुप बनाते हैं, जैसे मेसवानी फैमिली, अंबानी फैमिली अगर मिल जाए तो ये क्या हो गया, फैमिली ओन बिजनेस हो गया। डायल्यूशन ऑफ द ओनरशिप ओवर द जनरेशन, द शेयर गेट डिवाइडेड अमंग द फैमिली मेंबर्स एंड रिड्यूस द कंट्रोल ऑफ यूनिटी। बेटा सुनना, जैसे गोदरेज वगैरह बोलो, क्या होता है कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, ये दो बच्चे थे, धीरू भाई अंबानी गए, इनका फैमिली बिजनेस दो इसमें डिवाइड हो गया। अगर मैं नहीं चाहता लेकिन मुकेश अंबानी जाए और तीनों बच्चों में ना पटे, तो कहने से बिजनेस डाइल्यूट हो जाएगा, यस और नो। तो ये एक चैलेंजेस होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है जब भी प्रमोटर पर्सनल इंटरेस्ट में क्लैश विद द कंपनीज इंटरेस्ट, आप पहले खुद के बारे में सोचना चालू कर दोगे। ठीक है, इमोशनल डिसीजन मेकिंग हो जाता है कहीं कहीं पे फैमिली ओन बिजनेस के अंदर। सर इमोशनल मतलब सम डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ इमोशन, फैमिली प्राइड, नॉट अ बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक नहीं, जैसे विमल एक ब्रांड है किसका, अपने अंबानीज का, जो शुरू किया किसने था, धीरू भाई अंबानी ने। इट्स अ लॉस मेकिंग यूनिट,
बट फिर भी चलाते क्यों? क्योंकि बाबूजी ने शुरू किया था बेटा। लेकिन कोई सेंस बन रहा है कि उसमें लॉस हो रहा है तो नहीं, हमको चलाना है। फैमिली यूनिटी वर्सेस डिवीजन, अगर फैमिली में यूनिटी रहा तो बाहर वाले लोगों के लिए तकलीफ, फैमिली में डिवीजन रहा तो बच्चों बाहर वालों के लिए फायदा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर रोल एंड सक्सेशन प्लानिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है फैमिली ओन बिजनेस के अंदर, क्योंकि अदरवाइज जैसे आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। कहीं ना कहीं अंबानी में ये प्रॉब्लम आ गया था कि मुकेश अंबानी को क्या मिलेगा और अनिल अंबानी को क्या मिलेगा। पर्सनल इमेज इज इक्वल टू कंपनीज रेपुटेशन। और जैसे किंग फिशर की, विजय माल्या की पर्सनल इमेज खराब है तो किंग फिशर को ही हमने खराब करके रख दिया। नीरव मोदी की इमेज खराब तो उसकी कंपनी गीतांजलि को खराब करके रख दिया। हम लोगों ने सत्यम रामलिंगम राजू की इमेज खराब तो सत्यम की इमेज को खराब करके रख दिया। डोंट यू थिंक गाइस? डोंट यू थिंक? ग्रो मोर लिमिटेड, हर्षद मेहता सर। डिफिकल्ट इन हायरिंग प्रोफेशनल, क्योंकि तुम्हारा फैमिली बिजनेस है तो बाहर वाले लोग आना पसंद नहीं करते। कल जाके निकाल दिया तुमने तो। और साथ ही साथ में लीडरशिप क्राइसिस एंड द डेथ एंड डिसेबिलिटी पे लीडरशिप क्राइसिस, कोई मर गया, अब बिजनेस किसको जाना है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये एक बड़ा कंसर्न है फैमिली ओन बिजनेस में। तो फैमिली ओन बिजनेस के यूनिक चैलेंज क्या है? सक्सेशन है, एक्सपांशन इशू, कैसे सक्सेशन होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सेंटिमेंट वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, सेंटिमेंट का सोचे या प्रॉफिट का सोचे, वो कभी भी पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में पहले सोचेंगे, गवर्नेंस गैप। तो ये सारी चीजें आते हैं आपके फैमिली बिजनेस में। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसमें लगाना मतलब आपके इमोशनल फैक्टर को, प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर, इनके बीच में बैलेंस को मेंटेन करना। समझ में आ रहा है कि जैसे नो बैलेंस बिटवीन इमोशनल फैक्टर एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज व्हाट अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन फैमिली ओन बिजनेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर ये वाला यूनिट पूरा का पूरा होता है खत्म। ठीक है।